नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो यूपी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की मजबूती दिखाते हुए आज प्रियंका गांधी ने एक और कदम उठाया है। आज प्रियंका गांधी चित्रकूट पहुंची और वहां उन्होंने लड़की हूं, लड़ सकती हूं इस नारे को बुलंद करते हुए महिलाओं से सीधा संवाद किया। कुछ दिनों पहले आपको पता है कि प्रियंका गांधी को बाराबंकी के पास खेत में महिलाओं के साथ खाना खाते हुए देखा गया था। आज चित्रकूट में स्व सहायता समूह चलाने वाली महिलाओं के बीच प्रियंका गांधी पहुंची। यूपी चुनाव में कांग्रेस ने अपनी सुनियोजित रणनीति बना ली है और प्रियंका गांधी उस पर ही चलती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस एक तरफ महिलाओं के बीच अपनी पैठ बना रही है और इससे धर्म और जाति के मुद्दे पर घूमती यूपी की सियासत में स्त्री विमर्श को प्रियंका गांधी ने खड़ा कर दिया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी से नाराज तबकों को भी साधने में लगी हुई है और खासकर ब्राह्मण और गैर जाटव वोटों पर कांग्रेस का ध्यान है। इन लोगों को अगर बीजेपी से दूर करने में कांग्रेस कामयाब होती है तो इससे अखिलेश यादव का भी फायदा होगा। तो क्या है कांग्रेस की रणनीति? क्या अलग अलग लड़कर भी साथ साथ हैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी? किस तरह समाजवादी पार्टी की मदद कर रही है कांग्रेस? आज इसी पर चर्चा करेंगे और इसके अलावा बहुत सारी बातें करेंगे। ऐसे यूपी चुनाव को लेकर के कई तरह के सर्वे भी सामने आ रहे हैं और इनमें बीजेपी के लिए बहुत अच्छे संदेश नहीं मिल रहे हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी को समाजवादी पार्टी से सीधी टक्कर मिल रही है और इसमें बीजेपी का नुकसान हो रहा है। बीजेपी जीतेगी या नहीं ये अभी कोई दावे से नहीं कह रहा है और अगर जीत की भविष्यवाणी हो भी रही है तो अभी ये कहना मुश्किल है कि बीजेपी बड़ी जीत हासिल करेगी, जबकि इस बार समाजवादी पार्टी को काफी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव जिस तरह योगी सरकार को घेर रहे हैं उससे भी उनके आत्मविश्वास का पता चलता है और उधर प्रियंका गांधी इस आत्मविश्वास को बढ़ाने में शायद मदद कर रही हैं। हाल ही में दोनों नेताओं की मुलाकात प्लेन में हुई थी, वो तस्वीरें भी आपने देखी है और तब भी कयास लग रहे थे कि क्या दोनों दल साथ आएंगे। तब इससे इनकार किया गया था, दोनों नेताओं ने इनकार किया था और अब भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ साथ नहीं है और प्रियंका गांधी भी कह चुकी हैं कि हमारी पार्टी जो है 403 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। प्रियंका गांधी जिस तरह बीजेपी की कमजोर कड़ियों को तोड़ रही हैं, उसका फायदा समाजवादी पार्टी को भी मिल सकता है। वो ऐसे कि राज्य में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन तो कर सकती है मगर सरकार बनाने की स्थिति में अभी नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे में बीजेपी के विरोध में लोग समाजवादी पार्टी का विकल्प भी चुनेंगे और इसकी संभावनाएं ज्यादा लग रही हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहता था इस शुरुआती कमेंट में, प्रोग्राम के शुरुआत में, लेकिन उसके साथ साथ जब चित्रकूट पहुंची हैं प्रियंका गांधी तो उन्होंने स्व सहायता समूह की महिलाओं से, उन महिलाओं से जो अपने दम पर खड़ी हैं और समाज को परिवर्तित करने की कोशिश कर रही हैं, उनके बीच पहुंची। बहुत ही मनोरम दृश्य था वहां पर। मनोरम दृश्य इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नदी के बीच में कई नावों के ऊपर प्रियंका गांधी खड़ी और महिलाओं से, मतलब नदी के तट पर पानी में और खड़ी होकर के प्रियंका गांधी महिलाओं से चर्चा कर रही हैं। अद्भुत दृश्य, उस दृश्य को देखते हैं। लेकिन उससे पहले आइए, इस कार्यक्रम में हमारे साथ कुछ खास मेहमान, हमारे खास साथी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकारों की टोली है। आइए उनसे परिचय करवाता हूं और फिर आगे बढ़े। हमारे साथ दो खास साथी हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं राहुल लाल जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। राहुल लाल जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी, हमारे ऑनलाइन एडिटर, वो भी जुड़े हुए हैं। थोड़ी देर बाद प्रकाश हिंदुस्तानी जी जुड़ेंगे, उनसे भी आपका परिचय है ही, परिचय करवाऊंगा। और साथ में आप तमाम दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, आप सबका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और खासकर आप जानते हैं इस टू वे कार्यक्रम में जहां आप भी भागीदार होते हैं, कमेंट के जरिए आप अपनी बातों को, अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में रखिए, लिखिए, ताकि देश दुनिया आपकी बातों, आपके विचारों से भी अवगत हो। चले आगे बढ़ें और चर्चा को आगे बढ़ाएं। उससे पहले आइए सुनते हैं प्रियंका गांधी क्या कुछ कहती हुई नजर आई। सबसे पहले, क्योंकि आज जो पूरा का पूरा जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है उसमें धीरे धीरे परवान चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रियंका गांधी चित्रकूट में, उधर गाजीपुर से आजमगढ़ तक जाते हुए, और ये जो एक्सप्रेसवे है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, उस पर आज अखिलेश यादव दिखाई दिए और उधर झांसी में दिखाई दिए योगी आदित्यनाथ। तो सब अपने अपने ढंग से
चुनावी सभाएं कर रहे हैं, जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता किसके साथ है, कौन किसके साथ है और कौन किसको अंदर खाने में मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, या किसकी मदद से कौन सरकार बना सकता है, ये बहुत सारी बातें हैं जिस पे हमारे जो तमाम साथी हैं चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रियंका गांधी को सुनते हैं, क्या कुछ कह रही हैं। बहुत ही आत्मविश्वास से लबरेज हैं और बहुत सारी बातें कहती हुई सुनाई दे रही हैं। आइए सुनते हैं। मैं 1.5 सालों से यूपी में काम कर रही हूं। आपकी तरह मुझे बहुत सारी बहनें बेटियां मिलती हैं। मैंने बहनें और बेटियां कहा, लेकिन मैं हमेशा कहती हूं कि हम पहले लड़की हैं, हम पहले महिला हैं। और आप सब संघर्ष कर रही हैं। मैं चाहती हूं कि आपके संघर्ष में मैं शामिल हूं और आपकी आवाज मैं उठाऊं। मैं चाहती हूं कि एकजुट बनकर हम इस प्रदेश को बदलें, इस समाज को बदलें और हम यहाँ की राजनीति को बदलें। राजनीति में आजकल बहुत क्रूरता है, हिंसा है। आपने देखा होगा लखीमपुर खीरी में क्या हुआ। एक बड़े मंत्री के बेटे ने अपनी जीप के पहियों के नीचे 6 किसानों को कुचल दिया। और आपने क्या देखा कि सरकार ने किसानों की मदद करने के बजाय जिसने ये अत्याचार किया उसकी मदद की। आज भी वही मंत्री प्रधानमंत्री जी के मंच पे खड़े रहते हैं। तो जो हिंसा है राजनीति में, उसको खत्म करने के लिए महिलाओं की बहुत जरूरत है। महिलाएं हम जैसे बच्चों को पालते हैं, हम में करुणा होती है, सिर्फ अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखते, किसी और के बच्चे की किसी कोई समस्या हो, बीमार हो, हम मदद करते हैं। ये जो करुणा का भाव है, सबको मदद करने का भाव, सबको आगे बढ़ाने का भाव, ये महिला में ज्यादा होता है। इसलिए ये करुणा भाव राजनीति में लाने के लिए, महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए और राजनीति में जो हिंसा है, क्रूरता, उसको दूर करने के लिए, महिलाओं पे जितने अत्याचार हैं उनको खत्म करने के लिए ये बहुत बहुत जरूरी है कि आप सब यहाँ से घर जाकर भी जितनी भी आपकी बहनें हैं, सहेलियां हैं, आपकी बेटी हैं, सबको समझाइए कि महिलाओं को मजबूत करना है। इस चुनाव में जहां जहां महिला खड़ी होगी वहां वहां आप उनको मजबूत बनाइए, उनके संघर्ष में शामिल होइए, ताकि हम राजनीति को बदलें, समाज को बदलें और पूरे देश को बदल पाए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। खूब इंतजार किया आपने यहाँ मेरे लिए, और अब गर्मी भी हो रही है, आप शायद घर जाना चाहेंगी। धन्यवाद। जय हिंद। तो धन्यवाद, जय हिंद करती हुई नजर आई प्रियंका गांधी। बहुत सारी बातें हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश हिंदुस्तानी जी। प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आपका स्वागत करता हूं। और हम लोग चर्चा यही कर रहे हैं, आप देख भी रहे होंगे क्या अखिलेश की मदद कर रही हैं प्रियंका गांधी। ये इसलिए लिख रहे हैं हम क्योंकि ऐसी चर्चा भी खूब चल रही है कि क्या अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच अंदर खाने में कोई पैक्ट है, या प्रियंका गांधी जैसे जैसे मजबूती की ओर बढ़ रही हैं, इसका फायदा क्या समाजवादी पार्टी को होगा, कांग्रेस को नहीं होगा। यही सवाल, इसी सवाल का जवाब ढूंढने की यहां कोशिश करेंगे। लेकिन राहुल लाल जी, अभी आप प्रियंका गांधी को सुन रहे थे और प्रियंका गांधी अभी 2 दिन पहले पहुंचने वाली थी अपने ससुराल कहें मुरादाबाद, लेकिन उनको वायरल बुखार हो गया, नहीं पहुंच पाई। बड़ी जबरदस्त भीड़ थी, महिलाएं उमड़ के आ रही हैं। और आज चित्रकूट में तो महिलाओं के नाम से उन्होंने ये सम्मेलन किया, और जिस प्रकार महिलाओं को मजबूत करने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही हैं, क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में इस बार चुनाव, जो धर्म और जाति और संप्रदाय के इर्द गिर्द हमेशा चुनाव उत्तर प्रदेश का लड़ा जाता रहा है, वहां की राजनीति जो है इस प्रकार इस बार वहां की राजनीति में, वहां के राजनीतिक एजेंडे में एक नया तबका प्रियंका गांधी ने जोड़ दिया है, वो है महिलाओं का तबका। क्योंकि 12 बंकी जाती हैं तो खेत में महिलाओं के साथ खाना खाती हैं, और सिर्फ खाना नहीं खाती हैं, उन तस्वीरों को आप याद कीजिए कि महिलाएं खिला रही हैं मेरी भी मेरी भी मेरी भी, एक एक कौर दे करके। तो ये अपने आप में एक अद्भुत नजारा है। और
आज भी आप देखिए, ये एक छोटा सा अंश है, आगे एक अंश और दिखाऊंगा जिसमें एक कविता का पाठ करती हुई दिखाई दे रही हैं प्रियंका गांधी। लेकिन आपसे जानना चाहूंगा कि क्या एजेंडे को सेट करने में इस बार कांग्रेस आगे निकल गई है, चुनावी एजेंडे को आगे निकली है, और उत्तर प्रदेश के लिए काफी सुखद है ये माहौल। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, यहाँ पे इतनी ज्यादा जो है कि इस तरह से लगातार बीजेपी ने फैलाया है, यहाँ पे लगातार एक वर्ग विशेष को, विशेषकर मुस्लिमों को जिस तरह से उन्होंने हमेशा टारगेट किया है, और उसके माध्यम से बहुसंख्यक वर्ग का वो लगातार वोट लेने का जो प्रयास कर रहे हैं, उससे समाज में काफी ज्यादा जहर घुला है। इससे हम लोग इनकार नहीं कर सकते। और अगर वो जब भी वो देखते हैं कि स्थितियां शांत होती हैं, तो फिर से कुछ न कुछ नया प्रोपेगेंडा लेके वो हाजिर हो जाते हैं। वो तो वैसे स्थिति में जबकि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सूत्र जो है कि सबसे बड़ा सूत्र है, वो उसको तोड़ने में ये काफी कामयाब चीज है। हमें ध्यान में आ रहा है, जब मैं प्रियंका गांधी की इस राजनीति को देखता हूं तो हमें ध्यान में आता है पश्चिम बंगाल, जहां पे जब वहां पे हम लोग, मुझे जाने का भी मौका मिला था चुनाव के दरमियान में, तो वहां पे ममता बनर्जी ने अपने लिए बिल्कुल जो है कि महिला वोटर्स के लिए कई सारी योजनाएं उनकी सरकार ने चलाई थी, और महिलाओं को बिल्कुल एक वोट बैंक बनाया था अपना। उनके पति अलग पार्टियों के समर्थक हो सकते थे, लेकिन महिलाएं ऑफ द रिकॉर्ड बड़ी खोलने के बाद हल्के से इशारा में संकेत करती थी कि हम ममता बनर्जी के साथ हैं। और हम लोगों ने इस तरह से जनता के साथ भी ये चीजें देखी हैं, जिस तरह से तमिलनाडु की राजनीति में एक तरह से महिलाओं को उन्होंने अपने साथ जोड़ा। और उत्तर प्रदेश, बिहार में नीतीश कुमार सफल हुए थे शराबबंदी के बाद। हालांकि बाद में हम लोगों ने देखा कि वो शराबबंदी किस तरह से ढकोसला बन गया, और वहां पर शराबबंदी के बाद भी किस तरह से भारी संख्या में जहरीले शराब पी के जो है कि लोग मरते हुए रहे। लेकिन शुरुआती समय में जब उन्होंने शराबबंदी का निर्णय लिया था, तो उस समय बिल्कुल एक महिला वोट बैंक उनके साथ भी जुड़ा था। तो उस तरफ अग्रसर होता हुआ यहाँ पे कहीं कहीं कांग्रेस जो है कि वो नजर आ रही है। और जो कनेक्ट करने की जो पूरी प्रवृत्ति है प्रियंका गांधी की, वो काफी अद्भुत किस्म की है। जो महिलाएं जो हम लोग देख रहे हैं तमाम वीडियोज में, जो हम लोग लगातार नजर देख रहे हैं, वो उनको ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई नेता आया हुआ है वहां पे। जिस तरह से वो आपस में मिल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि घर की कोई, जैसे वो उनकी कोई गार्जियन आई हुई है, ये महसूस कर रहा है सब लोग। कोई उनको अपने बेटी के रूप में महसूस कर रहा है, कोई बहन के रूप में महसूस कर रहा है। आजकल के समय में जिस तरह से कि कल हम लोगों ने जो दृश्य देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी किस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सड़क पर पैदल छोड़ देते हैं, तो एक ही सरकार के जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री है, वहां पर हम लोगों को अपना का भाव राजीव जी नहीं दिखता है। लेकिन आज देख लीजिए यहाँ पे एक सामान्य मतदाता के साथ वो कैसे कनेक्ट हो रहा है। हालांकि जब मैं ये चीज बातचीत कई लोगों से आज बातचीत हो रही थी, बीजेपी की कई लोगों से बातचीत हो रही, तो वो कह रहे थे कि नहीं राहुल जी, आप ना प्रियंका जी को लेकर तो आप बोल रहे हैं, लेकिन शायद आपको ध्यान में नहीं है, मोदी जी जो है कि लगातार जब सभाएं होती है तो दूर से हाथ हिलाते हैं, भीड़ को बाय बाय करते हैं। हमने कहा भी कि विदेश में तो उनकी प्रवृत्ति ज्यादा कारगर होती है, लेकिन देश में तो उनका डिस्टेंस सामान्य जनता से इतनी ज्यादा दूरी बनी हुई होती है। कौन हिम्मत कर सकता है कि उनको कोई दो रोटी अपने तरफ से हाथ से पकड़ के कोई माननीय प्रधानमंत्री जी को खिलाने का सुख तो भारत में तो संभव नहीं दिख रहा। जितना वीआईपी कल्चर आप लोगों ने बना दिया, जनता से आपने दूरी बना दी है। हाँ, एनआरआई लोगों को कभी कभी एससी को आप प्रदान करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ये इस सब चीजों से जो यहाँ का जो विमर्श बदला है, ये एक बहुत ही सुखद वाला मामला। जो लोग ये चीज देखिए, बीजेपी ने शुरुआत में ये समझा, जानबूझ के एक तरह से कहीं कहीं अपने गोदी मीडिया के माध्यम से भी इसको तवज्जो दिलाने का प्रयास भी किया इसको, कि हम जैसे जैसे प्रियंका गांधी को आगे करेंगे, वैसे वैसे प्रियंका गांधी जो है कि वो वोट काटेंगे समाजवादी पार्टी को और हमारा लाभ होगा। तो भारतीय जनता पार्टी एक ये परसेप्शन जरूर बिल्डिंग करने में लगेगी, तो ये चीज वो सोच भी रही थी। लेकिन जो जमीनी स्थिति है, वो जमीनी स्थिति इससे अलग है। जमीनी स्थिति यह है कि देखिए, बहुत सारे वोटर्स ऐसे होते हैं जो कि एक वो ऐसा विकल्प ढूंढते हैं कि उनको राष्ट्रीय पार्टी से, मान लीजिए किसी कारण से वो चले अखिलेश यादव, तो अखिलेश के कारण नाराज नहीं, अगर मुलायम के कारण भी नाराज हो, तो उस जमाने में क्या हुआ था, युवा पीढ़ी के कई लोग कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, कई और चीजें होती हैं, या कुछ लोग विकल्प के रूप में एक नेशनल पार्टी से विकल्प के रूप में दूसरी नेशनल पार्टी को ही ढूंढते हैं। तो इस तरह के कई सारे मतदाता होते हैं। क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश में इसमें जो आक्रोश है, आक्रोश छोटा मोटा नहीं है। वो आप जब हम लोग जमीन पर चलते हैं तो वो आक्रोश पता चलता है, और वो आक्रोश जो है ज्वालामुखी के रूप में। हम लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का संगठन मजबूत नहीं है, ये हम लोग सारे लोग जानते हैं। लेकिन हम लोगों ने खुद देखा है कि किस तरह से खुद जो है कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में बनारस में कितनी अप्रत्याशित भीड़ कांग्रेस के लिए जुटी थी। और कांग्रेस ने या फिर समाजवादी पार्टी के आज रैली को देख लीजिए, उससे जो भीड़ जुट रही है, उसमें कोई उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के बसों का प्रयोग नहीं हो रहा है, कोई लेटर जारी नहीं किया जा रहा है डीएम को कि आप हमारे पास बस पहुंचा दीजिए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के लिए हो रहा है।
तो वहां पर जनता स्वतः स्फूर्त रूप से आ रही है। तो जो लोग भी, इसका मतलब यह है कि अगर आपका संगठन भी नहीं है फिर भी जनता आपसे जुड़ रही है, तो एक तरह से आपके जो मैसेज है वो मैसेज समाज में जा रहे हैं, मतदाताओं तक वो मैसेज जो है कि पहुंच रहा है। और उस स्थिति में आपको बता दूं कि स्थिति यह है कि जो कांग्रेस के समर्थक, जो कांग्रेस भी जो समर्थक वर्ग ले रही है, वो कितना वोट परसेंटेज लाएगी ये तो देखने वाला चीज होगा, लेकिन वो कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी से ही जो समर्थक वर्ग जो निराश हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो पहले काफी आदर्श के रूप में मानते थे कि नहीं मोदी जी आएंगे दुनिया बदल जाएगी, योगी जी आएंगे दुनिया बदल जाएगी, लेकिन वैसी स्थितियों में जब उन्होंने नहीं देखा तो वही वर्ग अब फिर से वापस जा रहा है, जिसको हम लोग फ्लोटिंग वाटर बोलते हैं। तो इसलिए इन स्थितियों के कारण कम से कम उन्होंने एक रूप बदला है यहाँ पे, और यहाँ की राजनीति को दशा दिशा को बदला जरूर है। आगे परिणामों में चीजें तय होंगी कि कहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन ये जो बहुत ज्यादा जो घृणित माहौल यहाँ पे बन रहा था, और लगातार देखिए यहाँ पे जातिवाद की बातें किस स्तर पर हो रही थी। हम लोग देख रहे थे कि आप अपराधियों को समाप्त करने की बात करते हैं, मैं तो नाम लेते कहूंगा कि, लेकिन मुख्यमंत्री जो जाति विशेष के अपराधियों को किस तरह से संरक्षण दे रहे थे, और आप अपराधियों को अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाते बनाते आपने उत्तर प्रदेश सिर्फ से ही आपराधिक बना दिए। तो ये स्थितियां बीजेपी की तरफ से है, और एक तरफ से जनता के मुद्दे को उठाते हुए प्रियंका गांधी नजर आ रही है, जिसमें कि कहीं कहीं अखिलेश की स्थिति मुझे भी लग रही है कि प्रारंभिक तौर पर वो मदद करती हुई नजर आ रही है। और हम जैसा कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी हम लोगों ने देखा था, अभी हमें नहीं लग रहा है कि विपक्षी पार्टियां कुछ ऐसा कोई भी रुख अपनाएंगी जिससे कि बीजेपी को ही लाभ हो जाए। बहुत ही अच्छे ढंग से आपने तमाम बातों को यहाँ रखा है। प्रकाश हिंदुस्तानी जी, बीजेपी को लगता था, जैसा अभी राहुल लाल जी भी बता रहे हैं कि बीजेपी को लगता था कि कांग्रेस आगे बढ़ेगी तो समाजवादी पार्टी के वोट काटेगी, लेकिन यहाँ उल्टा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी पिछले दिनों अपना जो वोट, ये ओपिनियन पोल है, आप जानते हैं कि हर महीने के आखिरी शनिवार को हम लेके आते हैं, इस बार भी लेके आएंगे, लेकिन अपने ओपिनियन पोल यानी डीबी लाइव देशबंधु के ओपिनियन पोल के अलावा अभी 2 ओपिनियन पोल और आए हैं। सी वोटर्स के ओपिनियन पोल आए हैं, और कल रात को एक ओपिनियन पोल और देखा जो टाइम्स नाउ का था। तो इन दोनों ओपिनियन पोल में एक चीज तो ये साफ दिखाई दे रही है कि जो ग्राफ है, बीजेपी जीत रही है, लेकिन जो ग्राफ है वो गिर रहा है, यानी कि सीटें उतनी नहीं आ रही हैं। 324 की जगह पे अगर 213 सीटें कोई एजेंसी दे रही है या कोई दे रहा है 239 सीटें, तो इसका मतलब है कि आप लगभग 100 सीटों से नीचे जा रहे हैं, और ये बात कह रहे हैं। आने वाले समय में और क्या होगा पता नहीं। लेकिन यहां दूसरी बात यह भी है कि क्या कांग्रेस की मजबूती बीजेपी के लिए, जो बीजेपी अभी तक कांग्रेस पर हमलावर नहीं है, वो उस बीजेपी के लिए आने वाले समय में और भी ज्यादा दुखदाई साबित होने वाला है। क्योंकि जैसे प्रियंका गांधी जिस प्रकार एक एजेंडे के तहत काम कर रही हैं, जिन लोगों को सीधे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं, वो वही लोग हैं जिनको आज की तारीख में उनकी दुखती रग पर हाथ रखना जैसा कहा जा सकता है। आज भी सुनने में आया, जैसे प्रियंका गांधी बोल रही थी कि बसें तो बुलाई जा रही हैं, लेकिन किसके लिए? प्रधानमंत्री की सभाओं के लिए बसें भेजी जा रही हैं। लेकिन जब लॉकडाउन लगा और लोग पैदल निकल रहे थे तो बसें आपकी कहां थी? ऐसे सवाल कनेक्ट कर रहे हैं लोगों को। महिलाओं से जो उन्होंने बात की है, अभी आपके वक्तव्य के बाद, आपके कमेंट के बाद उनकी एक कविता भी सुनाऊंगा जिसमें वो कह रही हैं कि उठो महिलाओं को, वो भी महत्वपूर्ण है, वो सुनना भी बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे पहले इस पूरे कनेक्शन को लेकर के, और क्या यहाँ बीजेपी का जो एक पहले से जो उसकी सोच थी, वहां ये कहीं ना कहीं धराशायी होती हुई दिखाई दे रही है कि नहीं कांग्रेस बढ़ेगी तो समाजवादी पार्टी डाउन होगी, लेकिन यहां तो दूसरा दिखाई दे रहा है। राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी कभी भी नहीं चाहेगी कि भारतीय जनता पार्टी के वोटर सपा की तरफ जाए या कांग्रेस की तरफ जाए। भारतीय जनता पार्टी की दिलचस्पी इस बात में नहीं होगी कि प्रियंका गांधी आगे बढ़े और अखिलेश यादव की पार्टी के वोट काटे। उसकी रुचि यही होगी कि किसी भी तरह बीजेपी अधिक से अधिक सीटें लाए, अधिक से अधिक वोट इकट्ठे करे। यहां राजनीति में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि चुनाव के नतीजे जब तक नहीं आ जाते तब तक ये मान नहीं लेना चाहिए कि जो सरकार है वही आगे आएगी, यही सरकार के लोग आगे आएंगे, यही उम्मीदवार आगे आएंगे। चाहे दल बदल वाले,
पूर्व क्या विधान परिषद के सदस्यों के, चाहे भाटी जी को ले आए, चाहे रामा निरंजन को ले आए, चाहे सीपी चंद को ले आए, चाहे पप्पू भैया को, रविशंकर सिंह को ले आए, किसी को भी ले आए, वोटर इतना जानता है। एक और बात है कि मतदाता के पास अभी समय है विचार करने के लिए, वो विकल्प के बारे में सोचेगा। अगर मतदाता को लगता है कि बीजेपी का विकल्प सपा हो सकती है तो वो सपा की तरफ जाएगा। अगर मतदाता को लगेगा कि बीजेपी का विकल्प कांग्रेस हो सकती है तो कांग्रेस की तरफ जाएगा। जो त्रिपक्षीय त्रिकोणीय मुकाबला जो होता है उसमें सत्तारूढ़ पार्टी को फायदा होता है, ये बात वोटर बहुत अच्छी तरह जानता है। खासकर यूपी के वोटर के बारे में मैं कह सकता हूं कि वो बहुत बौद्धिक रूप से जागरूक वोटर है। उसके बारे में उसे बरगलाना, उसे धोखा देना इतना आसान न कभी पहले था न कभी है। आप देखिए कि वही वोटर है जो इंदिरा गांधी को हरा सकता है, वही वोटर है जो संजय गांधी को भी हार दिला सकता है। तो ऐसा अंध वोटर वो नहीं है। प्रियंका गांधी जिस तरीके से अभियान चला रही है और वो एक एक बात बहुत सही तरीके से कह रही हैं, याद दिला रही हैं कि यहाँ जो भीड़ आई है, जो लोग आए हैं, जो महिलाएं आई हैं, वे वो नहीं है जो 500-500 रुपए की मजदूरी देकर और खाने के लालच देकर बसों में भरकर लाई जा रही है। तो लोगों ने अभी ये देखा है, मध्य प्रदेश के लोगों ने देखा है और कल उत्तर प्रदेश के लोगों ने भी देखा कि जब प्रधानमंत्री आते हैं या अमित शाह आते हैं तो किस तरह पार्टी सरकारी स्तर पर कार्य करती है। मध्य प्रदेश में तो हमने ये देखा है कि पूरा का पूरा प्रधानमंत्री का आयोजन ही सरकारी आयोजन था। वनवासी गौरव दिवस के नाम पर जो हुआ तो वो एक तरह से सरकारी था और कलेक्टरों को निर्देश था कि लोगों को लाया जाए। बस के स्कूल वालों से कहा गया कि स्कूल की छुट्टी रहेगी, बस से भोपाल जाएगी। और एक बड़ी दिलचस्प बात यह कि खंडवा खरगोन वाले इलाके, जो मध्य प्रदेश से भोपाल जाने की दूरी जहां 7 से 8 घंटे, उन लोगों को भी एक दिन पहले इंदौर लाया गया, उनकी यहाँ मेजबानी की गई, यहाँ रुकवाया गया, खाना खिलाया गया। और मजेदार बात है कलेक्टर ने उन लोगों की अगवानी की और ये देखा कि उनके सोने की खाने की व्यवस्था ठीक है या नहीं, क्योंकि वे लोग प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में जा रहे हैं। तो ये बात लोगों को पता है कि अगर प्रियंका गांधी की सभा में जितनी भी भीड़ है उससे कई गुना ज्यादा भीड़ हो सकती थी अगर सुविधा लोगों को मिलती। प्रियंका गांधी जिस तरह लोगों को जोड़ रही है, और मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जितने बुद्धिमान नेता हैं और जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश में सरकार चलाई, जिस तरह से कामकाज चलाया, वैसे दूरदर्शी नेता हमारे प्रदेश में तो, मध्य प्रदेश में तो उतने नहीं है। वे चुनाव को लेकर जरूर बहुत अच्छे दूरदर्शी हो सकते, लेकिन प्रदेश के विकास को लेकर नहीं है। तो मुझे लगता है अखिलेश की मदद तो प्रियंका नहीं कर रही है। प्रियंका अपने पास से खेल रही हैं, अपने दांव खेल रही है, अपने वोटरों को इकट्ठा कर रही हैं। और ये मतदाता के विवेक पर है कि चुनाव के एन मौके पर उसे लगेगा कि बीजेपी का विकल्प अगर प्रियंका गांधी की कांग्रेस हो सकती है तो कांग्रेस को वोट देंगे। और अगर उन्हें लगता है कि अगर सपा एक विकल्प के रूप में आएगी तो वो सपा की तरफ जा सकते हैं। बहुत कुछ सीटें ऐसी भी हो सकती है जहां त्रिकोणीय मुकाबला हो, लेकिन हमने देखा कि पिछले उपचुनाव में भी देखा, मध्य प्रदेश में ही देखा कि ऐसी जगह भी हुई कि जहां कभी बीजेपी जीती थी उस उपचुनाव की सीट में बीजेपी चौथे नंबर पर रही। तो मतदाता ये जानता है, जबकि पूरी सरकार एक तरफ। क्योंकि मुझे लगता है प्रियंका बहुत अच्छे तरीके से अपने दांव खेल रही है। आज अखिलेश यादव ने जिस तरह से यात्रा की और लोगों को याद दिलाया, ये भी बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण है। और अभी बीजेपी को कम से कम उगालता नहीं पालना चाहिए, कोई भ्रम में नहीं लेना चाहिए। तो मुझे लगता नहीं है कि अखिलेश की मदद कर रही है प्रियंका। राजीव, पहले नंबर की पार्टी चौथे नंबर की पार्टी बन सकती है और चौथे नंबर की पार्टी पहले नंबर की पार्टी भी बन सकती है, और यही बात कह रहे हैं प्रकाश हिंदुस्तानी जी। तो क्या आज चौथे नंबर की पार्टी जो कांग्रेस है वो पहले नंबर की पार्टी नहीं बन सकती है क्या? ये एक बड़ा सवाल है। और ऐसे में अगर हम बात करें दूसरी तरफ से जो बातें हो रही हैं, इसलिए ये सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि अंदर खाने ये बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पर, इधर उधर लोग कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी तो अंदर खाने में अखिलेश यादव की मदद कर रही हैं। उसी की तहकीकात कर रहे हैं अपने वरिष्ठ जनों के साथ हम यहां पर, और साथ में आप तमाम साथी दोस्त जुड़े हुए हैं, जो आप लोग भी सुन रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं और आप लोग भी समझ रहे हैं कि कौन किसकी मदद कर रहा है। लेकिन सब अपनी अपनी जमीन तलाशने की कोशिश और जो जमीन बनी हुई है उसको और मजबूत करने की
की कोशिश कर रहे हैं, ये तो साफ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है और इस सूबे से जीतकर जो बाहर निकलता है देश की गद्दी पर यानी कि दिल्ली में, वही विराजमान होता है, यह भी कहा जाता है। 80 लोकसभा की सीटें और 403 विधानसभा की सीटें ये बहुत कुछ कहती हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश से ही सांसद हैं और उत्तर प्रदेश से होते हुए पहुंचे हुए हैं दिल्ली में, और वहीं यानी पूर्वांचल से, और उसी पूर्वांचल से योगी आदित्यनाथ हैं जो सीएम बने हुए हैं। पूर्वांचल बहुत महत्वपूर्ण है। उसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी और योगी आदित्यनाथ को सिक्योर करने की कोशिश करते हुए दिखे, तो आज उसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अखिलेश यादव चुनौती देते हुए दिखे। और अभी प्रकाश हिंदुस्तानी जी ने बताया भी, और उनसे पहले राहुल लाल जी ने भी बताई बहुत सारी बातें, साथ में आप तमाम साथी भी बहुत सारी बातें बता रहे हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी, प्रियंका गांधी के एक और वक्तव्य को सुने, लेकिन उससे पहले इस सवाल का जवाब आपके मुंह से भी सुनना चाहूंगा, आपके विचार भी इस पर जानना चाहूंगा कि कांग्रेस के ऊपर बीजेपी का ज्यादा हमलावर न होना, क्या यह मान लिया जाए कि बीजेपी ये जान रही है कि कांग्रेस का तो कुछ नहीं हो सकता, कांग्रेस तो चौथे नंबर की है, चौथे नंबर की ही रहेगी, और हमारी लड़ाई जो है वो समाजवादी पार्टी से है, समाजवादी पार्टी से ही लड़ेंगे। क्या इस आत्मविश्वास जो एक दिखाई दे रहा है बीजेपी का, जबकि ग्राफ हमारे सर्वे में तो बहुत ज्यादा ग्राफ गिरा हुआ है बीजेपी का, लेकिन दूसरे जो सर्वे हैं, सी वोटर्स और टाइम्स नाउ का जो सर्वे है, उसमें भी बीजेपी का ग्राफ गिरा हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे ओवरऑल? एक तो राजीव जी, हमारे सर्वे के अलावा जो दूसरे सर्वे हैं जिनमें बीजेपी को जितनी सीटें दिखाई जा रही हैं, उसको सीधे 100 कम कर दीजिए। वो चाहे 200 दिखा रहे हो चाहे 400 दिखा रहे हो। अगर 400 दिखा रहे हैं तो मान लीजिए बीजेपी की 300 आ रही है, 300 दिखा रहे हैं तो मान लीजिए 200 आ रही है, 200 दिखा रहे हैं तो मान लीजिए 100 आ रही है। तो ये तो दूसरे सर्वे की बात होगी। तो सर्वे की तो बात खैर हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग भी सर्वे दिखाते हैं तो हम लोगों की अपनी प्रक्रिया हम अपने उस तरीके से करते हैं। दूसरे लोग किस तरीके से करते हैं हम लोग नहीं कह सकते, क्योंकि हम लोग फिर भी जो थोड़ी सी वैज्ञानिक पद्धति अपनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि 100% वैज्ञानिक पद्धति वो भी नहीं है जो हम लोग करते हैं, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति हो और निकट जो है मतलब सत्यता के हो, और जो होता भी है, तो इसलिए उसकी बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन जहां तक सवाल ये कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो है अब कांग्रेस पे हमलावर नहीं है, तो इसलिए नहीं है कि उसे लगता है कि वो चौथे नंबर की पार्टी चौथे पे ही रहेगी। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो राजनीति जानते ना हो, अच्छी तरीके से राजनीति जानते हैं। और मुझे लगता है कि आज के समय में इस देश में अगर राजनीति को ढंग से कर रहा है, जिसे राजनीति कहा जाता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है। बाकी लोग कुछ टाइम पास कर रहे हैं, कुछ सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ अपना एजेंडा चला रहे हैं, लेकिन जो राजनीति 24 घंटे है वो भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है। तो इसलिए ये नहीं कहा सकता कि भारतीय जनता पार्टी ये नहीं समझ रही है कि कांग्रेस की स्थिति क्या है। देखिए, अगर कांग्रेस बढ़ती है तो भारतीय जनता पार्टी को डबल नुकसान है, और डबल नुकसान इसलिए है कि कांग्रेस जो उत्तर प्रदेश में बढ़ेगी वो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का जो आधार वोट है उस पर ही बढ़ेगी आगे। दूसरा, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अगर बढ़ती है तो इसका सीधा सीधा इंपैक्ट 2024 में पड़ेगा, और उसका असर पूरे देश के पैमाने पे होगा, जो कि सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचाएगा। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर अब कांग्रेस के ऊपर हमलावर नहीं हो रही है, और होगी भी नहीं। आप देखिएगा पूरे चुनाव में कांग्रेस के ऊपर हमला नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी। मतलब प्रधानमंत्री आएंगे, छोटी मोटी बातें तो करेंगे, ये तो करेंगे कि पंडित नेहरू जो थे वो पटेल से मिलने नहीं गए और क्या करने नहीं गए, ये सब तो करेंगे। लेकिन जो कांग्रेस के ऊपर जो असली अटैक होने चाहिए वो अब जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बिल्कुल भी नहीं होंगे। और उसका कारण साफ यही है कि कांग्रेस को अगर जरा भी फायदा होता है उत्तर प्रदेश में, तो वो सीधा सीधा नुकसान भारतीय जनता पार्टी का यूपी और देश दोनों के पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त तरीके से नुकसान होगा। अब जहां तक सवाल ये है कि क्या प्रियंका गांधी अखिलेश यादव को कर रही हैं, मुझे लगता है कि ऐसा भी नहीं। और राजनीति में कोई भी पार्टी जो है किसी दूसरी पार्टी करती नहीं है, वो अपने आप मदद हो जाती है, वो एक अलग की बात है कि किसी अपना लड़ा, किसी आधार वोट को काट लिया तो दूसरे का फायदा हो गया, ये तो होता है। लेकिन वो जानबूझ के करता, मुझे
होता है और समझदार जो पॉलिटिशियन होता है वो इसे करता भी है। नहीं है कि प्रियंका गांधी को जब केंद्र में सरकार कांग्रेस की बनानी है और इतनी मेहनत वो कर रही है तो अखिलेश यादव के लिए तो वही करेंगी। जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव आए और आकर के कुर्सी पे बैठ जाए और हमारे 5 साल तक सरकार में बैठे हो, तो ऐसा तो नहीं है। वो कांग्रेस का कार्यकर्ता जो थोड़ा बहुत बचा है वो फिर जो है 5 साल तक जो चप्पलें घिसे, तो ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए जो प्रियंका गांधी जो भी कर रही है जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के लिए कर रही है। तो अब वो कांग्रेस के लिए कितना फायदा पहुंचा पाती है और कितना उसका लाभ मिलता है ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जहां तक सवाल ये है कि क्या प्रियंका का असर हो रहा है, अब सवाल ये आता है। मुझे लगता है कि प्रियंका का असर हो रहा है। मैं फिर कहूंगा कि भले ही वो वोट में उस तरीके से तब्दील हो रहा हो या नहीं हो रहा हो। और जहां तक महिला वोटर्स का सवाल है, मुझे लगता है कि जैसे मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि महिलाओं के ऊपर प्रियंका गांधी का एक जबरदस्त तरीके से असर हो रहा है। महिलाओं को इससे मतलब नहीं है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। महिलाओं का जो भावुक तबका है, शहर की महिलाओं की आप समाज महिलाएं जो है उनकी भी अगर आप बात करें उसमें भी भावुक तबका बहुत बड़ा है। तो उसको इससे मतलब नहीं है कि योगी जी जीतेंगे कि मोदी जी जीतेंगे, उससे अपनी जो समस्याएं हैं महिलाओं की समस्याएं हैं उससे उसका संबंध है। और अगर ये जो सेंटीमेंट महिलाओं के अंदर जाग रहा है, प्रियंका जिस तरीके से बातें कर रही हैं, ये अगर कायदे से जाग गया तो फिर रिजल्ट जो है उत्तर प्रदेश का वो बड़ा चौंकाने वाला और दूसरे तरीके का हो सकता है। मैं फिर कहूंगा कि सीटों के मामले में मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश का परिणाम जो है वो दूसरी तरीके का हो सकता है। और ये तय है कि कांग्रेस को जबरदस्त तरीके से इजाफा जो है वोट बैंक में होने जा रहा है। अब कांग्रेस की जो अपनी कमजोरियां हैं जो बार बार कही जाती है, तो हमको एक चीज और समझनी चाहिए कि कांग्रेस का जो भी अभी तक का ढांचा रहा है आजादी की बात से अब तक, तो वो कैडर बेस्ड पार्टी का उस तरीके का उसका ढांचा मतलब रहा नहीं। कैडर उसका रहा, ऐसा नहीं कैडर उसका नहीं है, गांव में उसके लोग, लेकिन वो समर्थक उसके जो है, उसके सिंपैथाइजर जो हैं वो बड़ी संख्या में रहे। कैडर उसको नहीं कहा जा सकता, मुझको ऐसा लगता है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कैडर है, बीएसपी का कैडर है, कम्युनिस्ट पार्टी का कैडर है, तो उस तरीके से कैडर बेस्ड पार्टी कांग्रेस नहीं रही। और कांग्रेस जो है वो लगातार भावनाओं की पार्टी जो है वो रही, और लोग जो है नेहरू गांधी परिवार से अपने को जो देखते रहे, और ये सेंटीमेंट जो है यही बार बार कांग्रेस को पावर में लेकर के आते रहे। मुझे लगता है कि आज यही सेंटीमेंट्स जो हैं वो धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में जग रहे हैं, और लोग जिस तरीके से महिलाएं अपने को कनेक्ट कर पा रही हैं प्रियंका गांधी से, और ये लग रहा है कि कोई प्रियंका गांधी जो है कोई आसमान से टपकी हुई नेता नहीं है जो हवाई जहाज से आई हो और आकर के चली जाए। हालांकि कहा यह जाता है कि नेहरू खानदान से है तो वो आसमान से ही टपकी है, लेकिन यहां जो चीज उल्टी होती हुई दिखाई दे रही है। लोगों को लग रहा है कि हमारे बीच की लड़की जो है वो हमारे बीच जो है आई है, हमसे हमारे सुख दुख में हमारा सुख दुख बांट रही है। तो ये सेंटिमेंट्स राजीव जी अगर बने रहते हैं चुनाव तक, तो फिर उत्तर प्रदेश का परिदृश्य निश्चित तौर पर दूसरा होगा, और कुछ भी कहा जा सकता है कि उलटफेर कुछ भी हो जाए। और मैं फिर कहूंगा कि 2012 जो थी वो नंबर 4 की पार्टी एक तरीके से थोड़ा सा ही आगे थी कांग्रेस, तो वो अगर 2017 में जो है फुल फ्लैश मेजोरिटी, फुल फ्लैश क्या मतलब 3/4 के आसपास बहुमत से अगर आ सकती है सत्ता में, तो दूसरा क्यों नहीं आ सकता? तो ये तो नहीं आ सकता, तो ये तो मतलब कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी जो है कांग्रेस की अपनी कमजोरियां हैं, मुझे लगता है कि उनको अभी दूर करना है कांग्रेस को। समय हालांकि कम है, लेकिन फिर भी अभी मैं यही कहूंगा कि प्रियंका जो कर रही है वो अच्छा कर रही है। अब उसका कितना परिणाम प्रियंका को मिलता है, कितना कांग्रेस को मिलता है, कितना दूसरों को नुकसान होता है, दूसरों को फायदा होता है, वो अलग बात है। लेकिन मैं फिर यही कहूंगा कि प्रियंका जो भी कर रही है वो कांग्रेस के लिए कर रही है, ना कि भाजपा या सपा के लिए। जी राजीव, बिल्कुल। इसमें जो आप बीच में एक बात आपने कही और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस का बढ़ना पूरे देश में कांग्रेस के ऊपर रिफ्लेक्शन, और उसका रिफ्लेक्शन दूसरी तरफ से बीजेपी पर भी पड़ना, क्योंकि 200 ये जो 543 में से 250 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने, लोकसभा की जो संसद की जो सीटें हैं उस पर आमने सामने होती हैं, वो रिफ्लेक्शन पड़ेगा। और इसके लिए जो 80 सीटें आने वाले समय में, जो 2024 का चुनाव होगा लोकसभा का, 80 सीटें उत्तर प्रदेश की, इन 80 सीटों पर भी बहुत जबरदस्त असर पड़ सकता है। यानी कि 1/3 अगर कहें
तो वो सीटें सिर्फ उत्तर प्रदेश से निकलती हैं। 250 की मैं बात कर रहा हूं। खैर, आगे बढ़ेंगे और प्रियंका गांधी को फिर से सुनाना चाहूंगा। और ये दूसरा उनका जो पक्ष है वो एक कविता को पढ़ती हुई सुनाई दे रही हैं, और कविता जो है वो पुष्यमित्र उपाध्याय की कविता है। और सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है, बाद में ये पूरी कविता भी आपको पढ़ के सुनाऊंगा, लेकिन अभी पहले प्रियंका गांधी को सुनते हैं। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि किस प्रकार अभी जब बात अभी कह रहे हैं हमारे तीनों साथियों ने जो बातें कही हैं, और उसमें खास तौर पर महिलाओं के ऊपर फोकस क्यों है प्रियंका गांधी, ये समझना यहां महत्वपूर्ण है कि सब कुछ अपनी अपनी जगह, कोई राम मंदिर की बात कर रहा है, कोई कुछ और बात कर रहा है, लेकिन ये महिलाओं की बात कर रही हैं, बेरोजगारों की बात कर रही हैं, 20 लाख नौकरी देने की बात कर रही हैं। और इसके अलावा कोरोना काल और तमाम ऐसे समय में जो आर्थिक परेशानियां लोगों ने झेली हैं, उन परेशानियों को दूर करने की बात कांग्रेस कर रही है, प्रियंका गांधी कर रही हैं। तो आखिर क्यों कर रही हैं? लेकिन उससे पहले सुनते हैं प्रियंका गांधी को एक बार फिर से। भागीदारी राजनीति में नहीं होगी। हम अगर आधी आबादी हैं तो कम से कम आधी हमारी भागीदारी होनी चाहिए। जो 40% की भागीदारी हमने कही है वो एक शुरुआत है। हम चाहते हैं कि आगे बढ़कर जो लोकसभा का चुनाव है उसमें आधी महिलाएं लड़ें, ताकि आप सबकी आवाज आगे आए। क्योंकि जब तक हम खुद समाज को बदलने का नहीं ठानेंगे, हम खुद जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तो कोई नहीं करेगा। बहुत इंतजार हो गया है। कवि ने भी कहा था, आपने सुना होगा, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम, कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से, कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए कोई नहीं आ रहा है। तुम कब तक आस लगाओगी कि तुम्हारी आवाज कोई और उठाएगा? कैसी रक्षा मांग रही हो, कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से। मतलब कि तुम कैसी रक्षा मांग रही हो उन लोगों से जो तुम्हारी रक्षा करेंगे ही नहीं, जो तुम्हारा अत्याचार कर रहे हैं, जो तुम्हारा शोषण कर रहे हैं। आपने देखा, आशा बहुएं मेरे पास आई थी लखनऊ में कुछ दिनों पहले। उसमें से एक महिला को इतनी बुरी तरह पीटा पुलिस ने, सरकार ने, प्रशासन ने। क्यों? क्योंकि उसने ये हिम्मत कर ली कि उसने पूछा कि तुम मुझे उठा के क्यों ले जा रहे हो। वो मुख्यमंत्री जी की सभा में आई थी, एक अपनी मांगों को लेकर आई थी। सिर्फ तो महिलाओं को, राहुल लाल जी महिलाओं को झकझोरती हुई नजर आ रही हैं कि कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से, कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से, स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वे क्या लाज बचाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। एक आखिरी पैराग्राफ जरूर सुनाना चाहूंगा यहाँ पर। प्रियंका गांधी सुनाती तो और भी अच्छा रहता, लेकिन उनका एक अपना समय सीमा उनकी रही होगी। कल तक केवल अंधा राजा अब गूंगा बहरा भी है, होठ सी दिए हैं जनता के, कानों पर पहरा भी है। तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे किसको क्या समझाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। ये बहुत ही शानदार कविता और आज के समय में और हर समय में प्रासंगिक कविता है। पुष्यमित्र उपाध्याय जी की कविता है जिसका जिक्र कर रही थी प्रियंका गांधी। लेकिन अभी प्रियंका गांधी को आपने सुना, उनकी बातों में महिलाओं को एकजुट करने की क्षमता दिखाई दे रही है। उनकी बातों में महिलाओं को फिर से पकड़ के जैसे झकझोर देना होता है कि अब जागो, बहुत हो गया। और ये इसलिए क्योंकि इसी उत्तर प्रदेश ने बहुत कुछ देखा है और 2019 से लेकर के जब महासचिव बनी और प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी गई, उसके बाद से लगातार, हालांकि कहा यह गया कि प्रियंका गांधी तो पर्यटन के लिए उत्तर प्रदेश आती हैं, लेकिन उन तमाम मौकों पर
दूसरे नेता नहीं पहुंचे जिन मौकों पर किसी न किसी नेता को, और खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय नेताओं को, उन नेताओं को जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में 5-5 साल तक राज करके निकले हो, मुख्यमंत्री का पद हासिल किया हो, उन नेताओं को जहां पहुंचना चाहिए था वहां प्रियंका गांधी पहुंची। और ये अपने आप में ये बात यहां साबित करती है कि हां, पर्यटन नहीं, जहां जरूरत होती थी वहां पहुंचती थी। ये बातें कोई एग्जेजरेशन नहीं है राहुल लाल जी, ये बातें ऑलरेडी दर्ज हैं, इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, और ज्यादा पुराना पन्ना नहीं है। 2019 से लेकर के 2021 जाने वाला है, इसमें हम पिछले 2 साल की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि एक एजेंडे के तहत, और उस एजेंडे में, और ये अभी आगे बढ़ने वाला है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, ये इसकी काट कहीं दिखाई नहीं दे रही है। ये साफ दिखाई दे रहा है, लोग इधर आ ही नहीं रहे हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के मुखिया पुरुष हैं, लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया महिला हैं। महिला भी सामने आ सकती थी, लेकिन यहां एक महिला जो है वो अकेली लड़ती हुई दिखाई दे रही है। क्या आपको लगता है कि इस एजेंडे के तहत कांग्रेस सफलता पा पाएगी, कांग्रेस सफल हो पाएगी? कितनी सीटें आती हैं मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं आपसे कि आप ये भविष्यवाणी करें कि चौथे नंबर से पहले नंबर की पार्टी हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूं कि क्या जनाधार फिर से प्राप्त करने में ये जो पूरी की पूरी कवायद है उसमें सफल हो पाएगी कांग्रेस? देखिए, मैं अलग अलग आज ही मैं दिन में जा रहा था तो एक छोटी सी बच्ची जो है वो मेट्रो में बोल रही थी लड़की नहीं लड़ सकती। तो देखिए, अगर आपका मैसेज छोटे छोटे बच्चों तक पहुंचना शुरू हो जाए तो आप सोचिए कि वो विमर्श की तरफ जा रहा है, यानी वो वोट को आकर्षित कर रहा है। एक छोटी बच्ची, मुश्किल से 7-8 वर्ष उसकी उम्र रही होगी, और खुश होकर इस नारे को लगा रही थी कि लड़की वो लड़ सकती। हालांकि अभी संसदीय राजनीति में 18 वर्ष के बाद ही वो वोट भी देंगी, लेकिन इस नारे का इम्पैक्ट है। देखिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के राजनीति में बड़े दल जो है कि वो जाति समीकरण बनाने में लगे पड़े हुए हैं, सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर बिल्कुल बना रहे हैं, या फिर जो है कि वो ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन पॉलिटिक्स की तरफ सबों का पूरा ध्यान जो है कि आकर्षित किया हुआ है। और वैसे स्थिति में जो महिलाओं का मामला है, आधी आबादी का मामला है, इसकी कोई काट नहीं है किसी के पास। भारतीय जनता पार्टी इसका क्या काट निकालेगी? वो तो हमेशा कहती है हम महिलाओं को पूछते हैं, उसके अधिकारों को देखते हैं, जबकि हम लोगों ने लगातार देखा उत्तर प्रदेश में जो 5 साल का शासन बीता उसमें महिलाओं को कितने अधिकार मिले और उनके अधिकारों को कितना संरक्षित किया गया। महिलाओं के अधिकार को तो छोड़ दीजिए। जो पार्टी अपने आप को हिंदूवादी पार्टी गर्व के साथ करती है, वहां पे जो है कि देर रात जो है कि हिंदू रीति रिवाजों को छोड़कर डीजल पेट्रोल डाल के जो है कि अंतिम संस्कार किया जा रहा था। जबकि हम लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म में जितने भी संस्कार है उसमें सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण संस्कार अंतिम संस्कार है। तो महिलाओं के साथ अन्याय भी, और जो उसका आखिरी जो अंतिम संस्कार होना चाहिए वो भी जो है कि वो हिंदू रीति रिवाजों के कारण एक महान हिंदूवादी सरकार करने वाले जो लोग हैं, जहां पर गेरुआ वस्त्रधारी हमारे मुझे जो गेरुआ वस्त्र धारण कर रहे हैं उनके राज्यकाल में घटना घटी। तमाम मीडिया के डोमेन में रहा, ऐसा भी है घटना नहीं था कहीं चुपके से प्रशासन ने तय कर दिया। हाथरस के घटनाक्रम में देखा हम लोगों ने कि मीडिया लगातार कवर कर रही थी और उसके बावजूद ये घटनाएं घटी। तो ऐसा स्थिति में देखिए, जो महिलाओं के लिए जो तमाम लोग बातें कर रहे हैं, बातें करना बहुत आसान है, इसकी काट वो क्या निकालेंगे? काट निकालना संभव नहीं है, और ये एक धीरे धीरे जन विमर्श का मामला बन रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं कि जनता नेता से जब कनेक्ट करता है तो उसका भावनात्मक पक्ष काफी प्रधान होता है। भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग समयों पे धार्मिक मुद्दों को इसी तरह से उसके भावनात्मक पक्ष के साथ जोड़ा, लेकिन अब यहाँ पर महिलाओं का मामला है जिसका कोई काट उनके पास नहीं है। देखिए, अगर हम लोग अभी देखें कि कांग्रेस का प्रदर्शन जो पंचायत चुनाव में रहा, उसको लगभग पूरे प्रदेश में 35 लाख के आसपास उसे वोट मिले उस समय। और अगर कांग्रेस के जो लोग बता रहे हैं कि भाई हम लोग लक्ष्य कम से कम 1 करोड़ वोट पाने का हम लोग लक्ष्य रख रहे हैं, ये कांग्रेस की अपनी तैयारी दृष्टि से चल रहा है कि भाई 100 सीटों को हम लोग रख लें, कम से कम इतनी तो हमें वोट पाना चाहिए। हमें ऐसा लग रहा है कि विधानसभा चुनाव के साथ साथ जब अभी अमित शाह कहते हैं कि आप 2022 में योगी जी को जिताएंगे, तभी आप 2024 में मोदी जी को जिताएंगे। 2024 में उत्तर प्रदेश के परिणाम काफी कुछ बदलने वाले हमें दिख रहे हैं अभी से ही, क्योंकि 2024 में हो सकता है कि आपको 2009 या उससे बेहतर कुछ कांग्रेस प्रदर्शन करते हुए नजर आ जाए। हम लोगों को ध्यान में है कि कांग्रेस ने 2009 के लोकसभा चुनाव में किस तरह से 21 सीटें उस समय जीती थी।
तब भी सभी लोगों को बहुत आश्चर्य लग रहा था कि कांग्रेस किस तरह से 21 सीटें जीत गई। लेकिन मैं अमरेंद्र जी के इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि कांग्रेस उस तरह की कोई कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है कि जिससे आपको बिल्कुल उसके कार्य नजर आ जाए, झंडे डंडे लिए हुए घूमते हुए नजर आ जाए। उसके एक समर्थक वर्ग होते हैं, उससे सहानुभूति रखने वाले लोग होते हैं। मुझे अभी भी ध्यान है राजीव जी की 2004 का लोकसभा चुनाव, जिस समय की अटल बिहारी वाजपेयी जबरदस्त जो है शाइनिंग इंडिया के कार्यक्रम को लिए हुए थे, पूरे हर तरफ बीजेपी के मुख्यालयों में जो है जबरदस्त आपाधापी थी टिकट लेने के लिए, और कांग्रेस के मुख्यालयों में कहीं कहीं बीजेपी के मुख्यालय की तुलना में बड़ी शांति की स्थिति थी। तब भी जो परिणाम आए वो कैसे परिणाम आए, तो ये जनता है। जनता बिल्कुल जो भी कह रहे थे हिंदुस्तानी जी, मैं उनसे सहमत हूं, वो किसको 1 नंबर पर रखेगी और किसको चौथे नंबर पर रखेगी, जनता कुछ भी अप्रत्याशित परिणाम कर देती है। और लोकसभा चुनाव में जिस तरह से चल रही है, विधानसभा चुनाव में भी बहुत उलट हो सकते हैं, और लोकसभा चुनाव में तो बिल्कुल ही लग रहा है कि कहीं कहीं इनको काफी बड़ा नुकसान उनके तरफ से झेलना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये 1 करोड़ के आसपास का वोट ये लाते हैं अभी विधानसभा चुनाव में, जो प्राथमिक लक्ष्य रखा है उन्होंने इस समय, तो फिर एक तरह से इनका एक वोट बैंक होगा, इनके पास एक बेस होगा जो इन्हें लोकसभा चुनाव में काफी इन्हें मदद प्रदान करेगा। देखिए एक जनता जो मैं हिंदुस्तानी साहब की इस बात से भी सहमत हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता या फिर दिल्ली में हम लोगों ने देखे, जनता काफी स्मार्ट और तेज तरह ढंग से जो निर्णय लेती है। उनके निर्णय हम लोग कभी नहीं देख सकते। वो किसी के एक युग में अभी हम लोगों को ध्यान में था कि किस तरह से 2007 में उन्होंने जो है कि वो मायावती जी को दिया था प्रचंड रूप से वोट। अब फिर उसके बाद वो अखिलेश के साथ आ गए। 2017 में उन्होंने जो है कि फिर से नया ट्राई किया उन्होंने, लेकिन सभी मतदाताओं की तरफ से मोटे तौर पर लिख रहा है जो नया टेस्ट हमने ट्राई किया, उसका जायका जो है कि लोगों का बिगड़ चुका है। हम लोग होता है नया रेस्टोरेंट देखते हैं तो वहां पर लोग कुछ नया ट्राई करने के लिए जाते हैं। जो पूरा खाना खाने के बाद की जो टिप्पणी होती है कि भाई हमारे तो पैसे भी डूब गए, तो यहाँ पर वोटर को पूरा लग रहा है कि हम लोगों ने पूरे ताकत के साथ डबल इंजन के कॉन्सेप्ट पर विश्वास किया था और वो पूरा डबल इंजन का कॉन्सेप्ट ही टूट गया। और कोरोना महामारी ने विशेषकर इसकी पूरी पोल खोल दी थी कि क्या स्थितियां रही। हम लोग देख रहे हैं कि क्या स्थितियां हो रही है। अभी भी 3 दशक पहले कांग्रेस ने जो जिला अस्पताल बनाए थे उसको आप आज प्रसारित कर रहे हैं, उसी को आप ये एक तरह से मेडिकल कॉलेज का नाम दे रहे हैं। शर्मानी चाहिए नीति निर्माताओं को कि आप ऐसी विचार दशा में आप थोड़ा और समय लेकर या फिर गंभीरता के साथ स्वास्थ्य के मुद्दे को लेते आप जिला अस्पताल का मेडिकल कॉलेज का नाम दे रहे हैं। जनता मान जाएगी? जनता कभी नहीं मानेगी इस प्रकार के चीजों को। तो आप ना तो विकास के एजेंडे पर चल रहे हैं, ना आप महिलाओं के एजेंडे पर चल रहे हैं। आपको हमेशा लग रहा है कि कभी कुछ घटनाक्रम होगा तो कुछ आप बताइए ये करके लिए जा रहे हैं। जो वहां पर लोगों को समझाया गया जमीनी स्तर पे कल के जो उद्घाटन को लेकर कि जहाजों को युद्धक विमानों को उतारा गया, उससे पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब बताइए उस क्षेत्र से पाकिस्तान की सीमा 1500 किलोमीटर दूर है, आप हर जगह भारतीय राजनीति का हर चरण आप पाकिस्तान के नाम पर जीतना चाहते हैं। तो ये जो पाकिस्तान के नाम पर जीतने की प्रवृत्ति है कि और आप लोगों को बेवकूफ भी मानते हैं। मुझे अभी मैं ध्यान है कि मैं छात्रों को पढ़ाता भी हूँ, इलाहाबाद के छात्रों को मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा था, तो जो सामान्य छात्र थे जिन्होंने अभी क्लास जस्ट ज्वाइन किया था वो कह रहे थे कि सर 190 किलोमीटर दूरी पर तो एयर स्ट्रिप था ही, अच्छा होता सर कि अगर इस एयर स्ट्रिप को जो है कि इसको इसके आखिरी हिस्से में कुछ सीन की तरफ बनाया जाता। तो सोच लीजिए कि जो सामान्य जो छात्र है जो वो भी इन जटिलताओं को समझ रहा है कि किस प्रकार जबरन जो है राष्ट्रवाद का तड़का लगाया जा रहा है। तो योगी जी और मोदी जी आपने जिस प्रकार से जो अन्याय किया है यहाँ पे, वो युवा वर्ग बहुत भली भांति जानदार हुए थे, चीजों को बारीकियों को समझ रहा है। एक ने तो ये भी सवाल पूछ दिया कि सब बताइए नेपाल से भी हमले का डर है तो क्या ये हमारे विदेश नीति की खामी नहीं? हमने बोला बिल्कुल खामी है भाई। जिस देश के साथ आप अगर जिस जगह से यहाँ से आपको इस एयर स्ट्रिप को अगर प्रयोग करने की जरूरत पड़ रही तो स्पष्ट है कि नेपाल की तरफ से चीन का हवाई हमला होगा। तो नेपाल की तरफ से चीन हवाई हमला कर रहा है तो आखिर हमारे विदेश नीति में ये खामियां कहां से आ गई कि नेपाल जो हमारा सबसे पुराना मित्र था आज कैसे वो चीन के खेमे में चला गया? हमारा विदेश मंत्रालय क्या कर रहा था? अफगानिस्तान के मामले में विदेश मंत्रालय कोई सफलता नहीं दिखाता, नेपाल के मामले में विदेश मंत्रालय सफलता नहीं दिखा रहा, आपका विदेश मंत्रालय भी नहीं चला पा रहे हैं और आप लगे आप हर जगह जो है राष्ट्रवाद का तड़का लगाते रहते हैं। आप एक सड़क का उद्घाटन हाईवे का करते हैं उसमें भी पाकिस्तान को लेके आ जाते हैं। चीन का तो नाम आप ले नहीं सकते तो चीन का नाम आप लेते भी नहीं। तो ये कुछ स्थितियां बनी हुई है, जनता सब समझती है कि ये इसका कोई मतलब नहीं है और प्रियंका गांधी कनेक्ट कर रही है। ये एक वास्तविकता का चीज है, वो कहां तक और किस रूप में जाएगा, लेकिन कहीं कहीं लोकसभा चुनाव में तो एक अलग सी स्थितियां रहेंगी वहां पर, क्योंकि देखिए जनता विधानसभा चुनाव में
और लोकसभा चुनाव के पैटर्न में कंटर करती है। ये हम लोगों ने दिल्ली में बखूबी देखा है। लोकसभा का चुनाव होता है, 7 का 7 सीट जो है वो दे देती है भारतीय जनता पार्टी को, और विधानसभा चुनाव में पूरा का पूरा जो बहुमत वो अरविंद केजरीवाल को दे देती है। तो उन्हें समझ में आता है ये सारी चीजें। तो ये कहीं पर खतरे की घंटी है। अभी भी मैं कहूंगा जो भी शासन के लोग हैं कि कम से कम आप जनता के प्रति जो आपकी बुनियादी प्रतिबद्धता होनी चाहिए, संवैधानिक प्रतिबद्धता होनी चाहिए, उस प्रतिबद्धता का पालन कीजिए। बहुत सारी बातें आपने पाकिस्तान, तालिबान और नेपाल और भारत की विदेश नीति, और साथ साथ जब पाकिस्तान तालिबान की बात हो रही है, और बहुत सही आपने बात यहां पर रखी, और खासकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देखिए किस तरह से प्रकाश हिंदुस्तानी जी किस तरह से चीजों को एक अलग फ्रेम में लाया जाता है, उसका एक ताजा तरीन उदाहरण अभी बता रहे हैं राहुल लाल जी की चूंकि वहां लैंड कराया गया विमानों को, और वहां जो झांकी दिखाई गई वो झांकी दिखा करके पूर्वांचल के लोगों को ये बताया गया कि कल को अगर नेपाल की तरफ से हमला होता है तो यहां हम बिल्कुल तैयार हैं। भाई एयर बेस होता है, ये तो एक अलग तरह की बातें हैं। और उत्तर प्रदेश की जो तीनों एक्सप्रेसवे है जो आज की तारीख में बिल्कुल अब जिस पे आप फटाटेदार अपनी गाड़ियां दौड़ा सकते हैं, और वहां पर इन तीनों पे एयरबेस है और इस पर आप हवाई जहाज को उतार सकते हैं। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर कहें कि हम सर्जिकल स्ट्राइक तालिबानियों पे कर देंगे या पाकिस्तान पे कर देंगे, तो सर्जिकल स्ट्राइक की जिम्मेदारी किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री की होती है या देश के रक्षा मंत्री या तमाम गृह मंत्रालय इन लोगों की होती है? ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन सवाल यहां यही उठता है कि आखिर ऐसी बातें होती क्यों हैं, और इसका जवाब भी अभी उन्होंने दिया है राहुल लाल जी ने कि आप राष्ट्रवाद की यहां पर आंधी बहाने की, तड़का लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और वही है। लेकिन यहां अब इससे इतर जब प्रियंका गांधी की चर्चा हम कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी की चर्चा कर रहे हैं प्रकाश हिंदुस्तानी जी, और बीजेपी की चर्चा कर रहे हैं, एक मान लिया जाए कि बीजेपी पहले नंबर की पार्टी बन भी गई, लेकिन आप महाराष्ट्र को बहुत नजदीक से देख रहे हैं। महाराष्ट्र में स्थिति क्या बनी थी? शिवसेना और बीजेपी मिलकर सरकार बनाने वाली थी, लेकिन सरकार तो यहां बीजेपी अलग और तीन अलग अलग पार्टियां मिलकर के सरकार चला रहे हैं और ठीक ठाक चला रहे हैं। अल सुबह बिल्कुल 5 बजे शपथ दिलवा देते हैं आप अपनी तरफ से, बीजेपी की खेमे से शपथ ग्रहण भी हो जाता है एनसीपी के नेता को तोड़ करके। उसके बाद क्या होता है, 24 घंटे में नेताजी जो हैं वो पलट लेते हैं। तो ये तमाम चीजें, क्या हम आने वाले समय में ऐसी चीजें जैसे जैसे कांग्रेस मजबूती की ओर बढ़ेगी, क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी हम आने वाले समय में महाराष्ट्र को दोहराते हुए देखेंगे? असंभव नहीं है ये सोचना, ये कार्य असंभव नहीं है। राजनीति में से बहुत सारे प्रसंग आए हैं जब 2 विपक्षी दलों ने मिलकर सरकार बनाई है। अगर बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो ये संभव है कि दूसरी पार्टियां मिलकर सरकार बना लें, बीजेपी के साथ वो जाना ना चाहें। मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी भविष्य में कभी बीजेपी के साथ जाएगी, या कांग्रेस के तो बीजेपी के साथ जाने का सवाल ही नहीं उठता। जहां तक मायावती जी का सवाल है, आप देखिए मायावती जी की बहुजन समाज पार्टी जो कभी बहुत ताकतवर थी, लोकसभा में 0 सीट पर आज विराजित है। तो चुनाव की गतिविधियां और जिस तरीके से मायावती जी शांत बैठी हुई हैं, लगता है कि उन्होंने वॉक ओवर दे दिया है कि भाई हम तो इस चुनाव में कोई बहुत बड़ी शक्ति बनकर उभरने वाले नहीं है। मायावती जी जो बातें कहती हैं करनी चाहिए, वैसी बातें तो प्रियंका गांधी कर रही हैं, महिलाओं को इकट्ठा कर रही हैं, महिलाओं की नेता के रूप में बात कर रही हैं। एक और बात है, चुनाव चाहे का हो चाहे लोकसभा का हो राजीव जी, ये कोई अंतिम चुनाव नहीं है। आप ये बात जरूर मानिए कि हो सकता है बीजेपी को बहुमत मिल जाए, सरकार भी बना ले, लेकिन अगर कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ता है, कांग्रेस की ताकत बढ़ती है, सपा की ताकत बढ़ती है, तो आगे जाकर लोकसभा चुनाव में इसके नतीजे देखने को मिलेंगे। तो कोई भी चुनाव अंतिम नहीं है, लोकतांत्रिक है। और ये भी कहना कि प्रियंका गांधी अभी जो अभियान चला रही है, जो मेहनत करी, उसका नतीजा इसी चुनाव में मिलेगा, वो लंबे समय की बात है।
महिला इस बात को अपने जहन में रखेंगे कि एक पार्टी है जो महिलाओं को आधी सीटें देने की वकालत करती थी, एक पार्टी है जो हमारे लिए लड़ती है। और आज चित्रकूट में जो सम्मेलन हुआ उसमें पढ़ी लिखी महिलाएं भी थी, दलित महिलाएं भी थी, और सबने अपनी अपनी पीड़ा रखी और वो बात उन्होंने अच्छी तरीके से कही। ये बात भी समझ में आई कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता या कांग्रेस के शुभ चिंतक हैं, जो महिलाएं हैं, अपनी बात कह रही हैं, वो इतने जोरदार तरीके से अपनी बात कह रही थी कि मुझे लगता है कि उन सब में भविष्य में नेतृत्व की गुंजाइश है। और अगर ऐसी महिलाओं को कांग्रेस ने टिकट दिया तो वे मतदाताओं को अपनी तरफ निश्चित रूप से आकर्षित करने में सफल होंगे। अब ये चुनाव के नतीजे बताएंगे कि सरकार बीजेपी की बनती है, कितने अधिक वोटों से बनती है, कितनी सीटों से बनती है। लेकिन अगर बीजेपी की ताकत कम होती है, जैसा कि अभी होता दिख रहा है, तो ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। और बीजेपी हो सकता है अपनी चुनावी रणनीति बदले, क्योंकि बीजेपी की राजनीति में केवल चुनाव में नेता ही नहीं है, धनबल भी है, बाहुबल भी है, संवैधानिक संस्थाएं भी है, मीडिया भी है, और ऐसे बहुत सारे तत्व हैं जो अभी अदृश्य शक्तियां हैं। वे अदृश्य शक्तियां चुनाव में एकदम सामने आ जाती हैं और चुनाव के रुख को मोड़ने की कोशिश करती हैं। तो अभी जो बड़ी पवित्र लड़ाई दिख रही है, चुनाव आते आते उसकी पवित्रता पर खतरा मंडराएगा और सारे वे तरीके अपनाए जाएंगे। अब आप देखिए, प्रधानमंत्री जी की कल की यात्रा, जिस तरह से यात्रा को संयोजित किया गया, जिस तरह का भाषण प्रधानमंत्री जी ने दिया, मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को ऐसे कार्यक्रम में, सड़क के उद्घाटन के कार्यक्रम में ऐसी बातें कहना नहीं चाहिए थी, क्योंकि प्रधानमंत्री जिस कार्यक्रम में गए थे वे उसकी बात करते, अपनी सरकार की सड़क योजनाओं की बात करते, बताते कि नितिन गडकरी जी का विभाग अच्छा काम कर रहा है। लेकिन ये बातें उन्होंने नहीं की। उन्होंने वहां बातें की, राजनीति की, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की, और उन्होंने अखिलेश यादव का नाम नहीं लिया, लेकिन अखिलेश यादव को पूरी तरह कोसा। मतलब हमारे अलावा सारे ही लोग नाकारा हैं, नाकाबिल हैं। तो प्रधानमंत्री को यह बात कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद अखिलेश यादव से काफी बड़ा है, प्रधानमंत्री हैं, तो उन्हें ऐसी बातें कहना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि ये उनकी गरिमा के अनुरूप नहीं था। और एक आम वोटर ये बातें समझता है। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के वोटर जो बहुत, मैंने अभी फिर कहा, मैं फिर कहता हूं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत संवेदनशील हैं, और जो राजनीति की ज्ञान की गंगा उत्तर प्रदेश में पान की दुकानों पर बहती है, वो टीवी चैनलों पर भी नहीं बहती। तो उनकी बहस का स्तर देखिए, आप चौपालों में बहस का स्तर देखिए, खेतों खलिहानों में देखिए, तो काफी बौद्धिक रूप से जागरूक हैं और उनके पास समय भी है बातचीत करने के लिए। वे बातचीत करना पसंद करते हैं, चुप रहना पसंद नहीं करते। तो मुझे लगता है कि अभी वोटर के हाथ में है, वो कई लोगों के मुगालते दूर कर देंगे। और जिस तरह की बातें लगातार प्रधानमंत्री कह रहे हैं, मुझे लगता है प्रधानमंत्री के कद के अनुरूप बातें उन्हें करनी चाहिए थी। और यह कहना कि पहली बार ऐसा हुआ, ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ। होवरक्राफ्ट भी दूसरे विश्व युद्ध से उड़ रहे हैं, कोई साबरमती फ्रंट से पहली बार होवरक्राफ्ट नहीं उड़ा। पहले भी हाईवे पे युद्धक विमान उतर सकते थे, 2007 से प्रयोग चल रहा है। और दुनिया के सभी प्रमुख विकसित देशों में इस तरह के हाईवेज हैं कि जहां इमरजेंसी में यात्री विमान भी उतर सकते हैं। तो ये कोई दुनिया में हमने कोई महान क्रांतिकारी बात नहीं। एक बात का जिक्र करना वे भूल गए प्रधानमंत्री कि हमारे पड़ोसी चीन आर्थिक शक्ति के मामले में दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश हो गया, अमेरिका से ज्यादा जीडीपी हो गया चीन का, इस पर उन्होंने चर्चा नहीं की। हम जिस $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करते हैं, सन 2000 में यानी 21 साल पहले चीन की इकोनॉमी $7 ट्रिलियन की थी, अब वो 120 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। तो हमें सोचना चाहिए कि जो काम चीन कर सकता है वो हम क्यों नहीं कर सकते, और हम कहाँ बाधक हैं। और ये एक सड़क बनाने से, जिसका शिलान्यास पहले हो चुका था, उन्होंने फिर शिलान्यास किया, तो वोटर जानते हैं कि ये सब इतने छोटेपन की जरूरत हमारी सत्तारूढ़ पार्टी को, जो केंद्र में सत्तारूढ़ है, स्पष्ट बहुमत से, उसे ये सब की जरूरत नहीं थी। वो कहते कि इसका शिलान्यास अखिलेश यादव ने किया था, हम सब मिलकर प्रदेश का विकास करना चाहते हैं, तो बात बनती। केवल हम ही हम रहे। और जो बात जोगी जी के बारे में अभी कही राहुल जी ने, बड़ी दिलचस्प बात कही कि उन्होंने नेपाल की तरफ से युद्ध की बात की। शायद उन्हें ये लगने लगाया, उनकी अंतरात्मा में, कहीं अंतर्मन में, अंतर्चेतना में ये बात जागृत हुई
कि भविष्य में वो देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं या रक्षा मंत्री बन सकते हैं या विदेश मंत्री बन सकते हैं, शायद वे उसकी तैयारी कर रहे हो, ये भी संभव है। राजीव जी, बहुत सारी बातें आपने कही हैं और कुछ सवालों के साथ अमलेंदु जी आपके पास आना चाहूँगा। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आज ही एक खबर पढ़ रहा था सुबह सुबह अखबारों में कि पिछले 28 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश को 28,000 करोड़ रुपए की सौगात दी है। एक तो ये सौगात वर्ड जो है ये हम पत्रकारों को थोड़ा सा अजीब लगता है, हम आप जैसे पत्रकारों को मैं समझ सकता हूं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौगात दी 28 दिन में 28,000 करोड़ रुपए की, और फिर 19 तारीख को फिर जाने वाले हैं और उनकी पूरी नजर जो है अब जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन और बाकी वहां भी लगभग 6,500 करोड़ रुपए की सौगात देने वाले हैं। तो चलिए ये सौगातें चलती रहेंगी, और जो प्रियंका गांधी ने कहा है और जो पुष्यमित्र उपाध्याय जी की कविता है कि कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से, यहां अखबार और टेलीविजन सब कह लीजिए। तो जब ऐसा माहौल बनाया जाएगा, माफ कीजिए, हम भी एजेंसियां जो न्यूज एजेंसियां जो है वो हम भी ये करते हैं, क्योंकि हम लोगों के व्यवसाय में अखबार या टेलीविजन आप चला रहे हैं तो एजेंसियां लेना हमारी एक प्राथमिकताओं में से एक होता है। मतलब जो साथी नहीं जानते होंगे मीडिया व्यवसाय को, उनके लिए मैं कह रहा हूं कि कुछ एजेंसियां मतलब ऐसी न्यूज एजेंसियां होती हैं जिनके पास अपना दलबल होता है, अपने पत्रकारों का संगठन होता है, जो न्यूज फीड करती हैं और अलग अलग अखबारों को, अलग अलग मीडिया हाउस को देती हैं। लेकिन आज की तारीख में ये न्यूज एजेंसियां भी वैसी ही खबरें देती हैं जिन खबरों पे मैं तो पिछले दिनों एक न्यूज एजेंसी जिसको हम सब्सक्राइब करते हैं, पैसे देते हैं हर महीने, उसके एडिटर को मैंने फोन करके ये शिकायत की कि आप वन साइडेड खबर अगर चलाना और भेजना चाहेंगे तो फिर हम आपकी एजेंसी को बंद कर देंगे, इसलिए क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ वन साइडेड खबर दे रहे हैं। जो घटना घटी उस खबर को नहीं दे रहे हैं, उस घटना पर क्या प्रतिक्रिया बीजेपी ने दी है वो आप दे रहे हैं। ये कहां तक वो है? आप ऐसी भाई, अगर कोई अखबार, प्रकाश जी और राहुल लाल जी आप भी बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि कोई अखबार, कोई टेलीविजन अपने ढंग से अपने एजेंडे के तहत चला रहा है तो अलग चीज है, लेकिन न्यूज एजेंसियां भी ऐसे कर रही हैं। तो वही प्रियंका गांधी यहां कह रही हैं, वही आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई चल रही थी, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट सुनवाई चल रही थी पोल्यूशन पे, प्रदूषण पे, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पे, और कहा कि सबसे ज्यादा प्रदूषण तो टेलीविजन चैनल्स के डिबेट्स जो हैं वो फैला रहे हैं। ये हमारे चीफ जस्टिस का सेंटेंस है जो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा प्रदूषण टेलीविजन चैनल्स के डिबेट्स फैला रहे हैं। तो कैसे आस लगाओगे तुम ये बिके हुए टेलीविजन चैनल से, बिके हुए अखबारों से? और वहां पर फिर बात आएगी कि वही 28 दिन में 28,000 करोड़ रुपए, 19 तारीख को जाएंगे और इतने। तो इन सब चीजों पे जब आप जाएंगे और बातें होंगी तो गालियां हम आप जैसे लोग जरूर सुनेंगे, लेकिन हमारा भी एक अलग धर्म है, अब हमारा भी अलग फर्ज है, और जिसको हम निभाते रहेंगे जब तक सांस है, जब और आस बनी हुई है, और अपने संस्थान से तो आस बनी हुई है ही। अमलेंदु जी, थोड़ी सी बात ये जोड़ना इसलिए चाह रहा था क्योंकि आज ये संयोग है कि प्रियंका गांधी भी इसी सेंटेंस को, पुष्यमित्र उपाध्याय के इस सेंटेंस को बोलती हुई नजर आई कि कब तक आस लगाओगे तुम बिके हुए अखबारों से, और इसी सेंटेंस को सुप्रीम कोर्ट भी आज कोट करता हुआ नजर आया। ये सेंटेंस तो नहीं, लेकिन ये कहता हुआ कि हाँ, सबसे ज्यादा गंदगी, सबसे ज्यादा प्रदूषण जो है टेलीविजन चैनल्स के डिबेट्स फैला रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन इन सबके बीच उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है, इस चुनाव में अभी जैसे हमारे साथी प्रकाश हिंदुस्तानी जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की एक गरिमा है। जब वो कल भाषण दे रहे थे तो कह रहे थे कि पहले तो आज से 5 साल पहले, और 70 साल की बातें तो होती रही हैं या 7 साल पहले, लेकिन 5 साल पहले चूंकि उत्तर प्रदेश में थे कि आते थे, मुझे रिसीव करते थे और मेरे साथ खड़े होने की हिम्मत तक नहीं दिखाते थे, निकल लेते थे चुपके से, क्योंकि उन्होंने कोई विकास का काम किया ही नहीं।
लेकिन भाई साहब, जिसको डबल दूसरी बार आपने शिलान्यास किया, एक नहीं कई ऐसी परियोजनाएं हैं, उनकी गिनती भी आप कर, किसको मूर्ख, क्या ये जनता जो है वो इतनी मूर्ख है अमलेंदु जी? बिल्कुल हम सब के, हमारे आपके आंखों पर एक भगवा पट्टी ऐसे बंध चुकी है जिसके कारण मतलब वो जो कहते हैं सावन के अंधे को सिर्फ हरियाली ही दिखती है। तो क्या हम लोगों को बिल्कुल वही दिखाई देने लगा है कि जो कहा जाएगा वो उतनी ही हमारी दुनिया है, वही सुनेंगे हमसे? मतलब हम जनता और इस जनतंत्र में, हम और आप इस लोकतंत्र में, संविधान में भरोसा करते हैं, इसलिए ये बात, ये सवाल आपके सामने रख रहा हूं, क्या कहेंगे? देखिए राजीव जी, एक तो पहले 28,000 करोड़ के सौगात की बात कर ले, फिर आपके दूसरे सवाल पे आता हूं कि ये जो सौगात प्रधानमंत्री देते हैं सब जगह जाकर के, तो लगता है कि प्रधानमंत्री जो है कोई एलन मस्क टाइप के जो है पूंजीपति हैं, बिल गेट्स टाइप के, जो अपनी जेब में इतने सारे रुपए रखते हैं और जहां जाते हैं वहां जो है दान करके चले जाते हैं। ये मजाक लोकतंत्र में 70 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि जनता का पैसा जो है आप, और जनता से ही वसूला गया पैसा, आप उस स्टेट को जाकर के दे रहे हैं। जीएसटी का पैसा आप जो साल भर से राज्यों को नहीं दे रहे हैं। कई मुख्यमंत्री आपको जो चिट्ठियां लिख रहे हैं कि आप जीएसटी का पैसा दे दीजिए, राज्यों का जो हिस्सा बनता है, और आप बता रहे हैं कि आप जाकर के जो है वो सौगात दे रहे हैं। और ये कैसी सौगात है कि जो सरकार सुप्रीम कोर्ट में ये कह दे कि उसके पास कोरोना से मृतकों के लिए 4 लाख रुपए देने की जो घोषणा की थी वो नहीं है उसके पास। वो 28,000 करोड़ की सौगात जाकर के उत्तर प्रदेश में बांट आते हैं। तो ये कहां से पैसे भैया, ये कौन से जो है वो सौगात है? तो आपने सही कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी जो कहा और प्रियंका गांधी ने भी कहा, इस मीडिया की दुर्दशा को देखते हुए। तो देखिए, एक तो हम लोग जो बहुत समय से बातें कहते रहते हैं कि अब ये मीडिया जो है, ये अब लोकतंत्र का कोई चौथा खंबा नहीं है, जिनको गलतफहमी है वो निकाल दें। ये शुद्ध रूप से व्यवसाय है और व्यवसायी मैदान में उतरे हुए हैं। और उन व्यवसायियों में आधे से ज्यादा जो प्रधानमंत्री के मित्र हैं, तो जिनके लिए नए नए कानून सब बनाए जा रहे हैं, तो वो तो प्रधानमंत्री की बातें करेंगे। तो इसलिए अगर कोई ये सोचता हो कि ये मीडिया और एजेंसी जो है ये सब जो है वो जनता की बात करेंगे या खबरें दिखाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये तो इनका मसला रहा। अब दूसरी बात जो है वो प्रधानमंत्री की भाषा की जहां तक बात है, देखिए 70 सालों में पहले प्रधानमंत्री हैं जो गली गली घूम के गाली देते हैं और गली गली घूम के गाली खाते भी, दोनों काम करते हैं। तो इनकी भाषा का स्तर पे जो है मतलब हमारा तो बिल्कुल नहीं आ सकते इस ध्यान में। हम लोगों की एक गरिमा है, पत्रकार है। मुझे लगता है कि कोई घटिया से घटिया राजनेता भी जो इस स्तर पे आकर ये बातचीत नहीं कर सकता, जिसपे इस तरह की भाषा पे आकर के प्रधानमंत्री बात किया करते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जो है वो, उनकी तो खैर अपनी गरिमा क्या है क्या नहीं, मैं नहीं समझ सकता क्या है क्या नहीं है, वो तो स्वयं जानते होंगे। लेकिन प्रधानमंत्री के पद की एक गरिमा होती है, उसको कम से कम थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है उसके प्रधानमंत्री की तो गरिमा कम से कम है ही सारी दुनिया में। तो अब प्रधानमंत्री जिस तरह की बातें करते हैं तो उस पर ज्यादा चर्चा करने की मुझे लगता है कोई आवश्यकता है भी नहीं, क्योंकि सब जान चुके हैं प्रधानमंत्री की क्या है। और जब कोई कर्नाटक में जाते हो जहां कहते हैं कि सिद्धारमैया के लिए सीधा रुपया, और जहां 100 करोड़ का मानहानि का नोटिस जो सिद्धारमैया दे देते हैं, तो अगले दिन प्रधानमंत्री सिद्धारमैया का नाम लेना ही भूल जाते हैं। आज तक जुबान पे नाम नहीं आया सिद्धारमैया का। ये 70 सालों में ऐसे प्रधानमंत्री हैं पहले जिनके बोले हुए शब्द जो है वो संसद की कार्रवाई से निकाले जाते हैं। 70 सालों में पहले और अकेले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जिनके बोले हुए शब्द संसद की कार्रवाई से निकाले जाते हैं। अब प्रधानमंत्री जो है वो मनमोहन सिंह के बाथरूम में तो झांकने का समय निकाल पाते हैं, लेकिन जनता के यहां क्या चल रहा है उसका समय उनके पास नहीं है। तो ये अपनी प्रधानमंत्री की अपनी प्राथमिकताएं हैं, और दुर्भाग्य की बात यह है कि इस देश की जनता ने ही उनको प्रधानमंत्री चुना है। तो इसलिए ये भी नहीं कहा सकता कि वो भी आसमान से अवतरित हो गए हैं। तो ये तो जनता ने, जिस जनता ने चुना है उसको भी सोचना चाहिए कि आपने किसको चुना है। तो उस जनता की जिम्मेदारी जो है वो कुछ ना कुछ बनती है कि वो क्या अब आगे जाकर के सोचेगी, आगे जाकर के क्या नहीं सोचेगी। लेकिन अब तक का जो कार्यकाल है प्रधानमंत्री का, जिस तरीके का और जिस तरीके के उनके क्रियाकलाप है, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि अब जनता को जो है वो पुनर्विचार अपनी पिछली गलतियों पर करने का समय आ गया है। और 2022 का चुनाव जो है प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा में कम से कम उस गलतियों की पुनर्समीक्षा, पुनरावलोकन करने का एक समय है कि जो आपने गलतियां की पिछले समय में, उन गलतियों को सुधारा जाए। और ये सुधारने का समय जो है अच्छा है। मुझे लगता है कि जनता को अपनी गलतियां सुधार भी लेनी चाहिए। जी राजीव।
बहुत सारी बातें, बहुत महत्वपूर्ण बातें हम अभी हम पिछले 1 घंटे में करते रहे। राहुल जी कुछ कहना चाहते हैं? मैं थोड़ा सुप्रीम कोर्ट और वो टिप्पणी जो मीडिया को लेके हुई है, देखिए अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे जो सर्वे हो रहा है, संयोग से देखिए कुछ सर्वे वालों के साथ हमें भी काम करने का मौका मिला इसी दौर में। देखिए सर्वे तो उनके पास आंकड़े रियल में होते हैं राजीव, ऐसा नहीं कि उनके पास आंकड़े नहीं होते हैं, लेकिन वो जब अपना फाइनल आंकड़ा जब प्रस्तुत करते हैं तो उसमें वो दो धारी तलवार की तरफ फंसे हुए होते हैं। एक तरफ उन्हें हर हालत में बीजेपी को जीतता हुआ दिखाना होता है, फिर उन्हें अगले दिन टेंशन होता है कि जब परिणाम होगा तो फिर हमारे एजेंसी की बड़ी बदनामी हो जाएगी, तो वो उधर से भी जूझते हैं कि आखिर हमारे साथ का क्या होगा। तो वैसे स्थिति में क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा विपक्ष को जो है अच्छा खासा मजबूत हालत में दिखाते हैं वो, लेकिन सरकार अंततः उनके सर्वे में हर जगह आपको सरकार बीजेपी की बनती दिखेगी आपको। वो नहीं कर सकते, वो इतना बड़ा चीज नहीं कर सकते कि नहीं उत्तर प्रदेश में बड़ी जनता में जो है कि ऐसी स्थिति आ गई है और अब जो है कि सरकार जो है समाजवादी पार्टी बना रही है, ये सर्वे में हमारा ये परिणाम आ गया। तो ये अमलेंदी जी जो ये कह रहे थे वो कि भाई उनके सर्वे में जितना सीट आ रहा है उसको घटा दीजिए, वो गलत नहीं कर रहे थे। वो बिल्कुल, क्योंकि उनकी बाध्यताएं हैं अपनी, जो हम लोगों ने अभी चर्चा की यहाँ पे, तभी सुप्रीम कोर्ट को भी करना पड़ रहा था कि आप वो जो पॉल्यूशन कमेटी से डिबेट से कर रहा है, वहां पे देखिए किस तरह से भड़काऊ बयानबाजी और भड़काऊ परिस्थितियां लगातार बीजेपी के फेवर में उत्पन्न की जाती है। बीजेपी से जो इसको क्वेश्चन होता है वो तो बेचारे क्यों बैठे होते हैं, उनके लिए सारी लड़ाई जो एंकर लड़ रहा होता है, चैनल लड़ रहा होता है, उनके पैकेजिंग का सारा सिस्टम लड़ रहा होता है। तो ये स्थितियां है मीडिया की, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जनता शुरुआत में इस चीज को नहीं समझ रही थी, अब जनता इन स्थितियों को काफी बखूबी से समझ रही है कि स्थितियां क्या है। उनकी वो जो एजेंसियां जो काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनके पास वैज्ञानिक तरीके नहीं है, उनके पास बिल्कुल है आंकड़े, वो जमीनी समझ भी रखते हैं, वो जमीनी समझ वाले आंकड़े भी होते हैं, लेकिन उन आंकड़ों को प्रसारित करने की ताकत नहीं होती है। वो आपने उस जगह पे अपने घुटने टेक दिए, तो ये स्थितियां बनी हुई होती है उनके पास। और दूसरी चीज देखिए, जो अभी जो एक्सप्रेस वे को लेकर हम लोग तमाम बातें कर रहे हैं, देखिए मैं खुल के कहूंगा कि उत्तर प्रदेश की जनता एकदम समझ चुकी है कि एक्सप्रेस वे बाद में है, ये भ्रष्टाचार का स्मारक ये पहले ही। आप बताइए, आंकड़े आप देख लीजिए कि प्रति किलोमीटर जो है कि इनके कितने खर्च है। अरे 65 से 68 करोड़ रुपया प्रति किलोमीटर का आपका बजट आ रहा है। आप तो उस समय काफी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी हमलावर होती थी समाजवादी पार्टी के ऊपर कि जो लखनऊ एक्सप्रेस वे बनाया गया, बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, बड़े घोटाले हुए, जबकि उसका लागत कितना था? उसका लागत था 38 करोड़ रुपया प्रति किलोमीटर का लागत था। तो उस समय उसकी भी आलोचना कर रहे थे कि वो भी लागत काफी ज्यादा है और कम में हो सकता था, लेकिन इन्होंने तो और रिकॉर्ड लाके उसको जो किसी ने 65 से 70 करोड़ रुपया प्रति किलोमीटर पर वो लागत को पहुंचा दिए। तो आप क्या वो चीजें हम लोग पाएंगे उन चीजों को? आप हर हमेशा तो उसमें भी जब अगली कोई नई सरकार आएगी, जांच पड़ताल किए जाएंगे, तो बड़े बड़े राज पर्दे खास होंगे कि वो कहां से वो चीजें कहां जा रही है और किस दिशा में जा रही है। तो ठीक है, प्रथम दृष्टया इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होना चाहिए, तमाम चीजें होनी चाहिए, लेकिन जनता है जो बहुत बारीकियों से इनके एक एक गतिविधि पे नजर रख रही है। शुरुआत के समय इनके ऊपर जरूर भरोसा किया, लेकिन अभी जिस तरह से महंगाई का मामला, बेरोजगारी का मामला, उत्तर प्रदेश के किसी भी युवा से, पढ़े लिखे युवा से पूछ लीजिए, वो बेरोजगारी को लेकर इतने मुखर है कि वो आपको घेर लेते हैं कि भाई आप बेरोजगारी पे कुछ कहते क्यों नहीं है। महंगाई की स्थितियां वही है, तो बेरोजगारी, महंगाई, ये सब सबसे बड़े मुद्दे हैं जिसको कि जो बड़े चैनल से, जो जिसको हम लोग गोदी मीडिया कहते हैं, उन्होंने पहले ही बाहर कर दिया है। क्या इसके ऊपर कभी भी वहां पे कोई डिबेट भी होता है, कभी कोई परिचर्चा भी होती है? संभव ही नहीं है वो चीजें। तो ये स्थितियां देखो, सुप्रीम कोर्ट की चाहे वो टिप्पणी हो, चाहे वो जो उन्होंने वो कविता के रूप में जो पंक्तियां रखी अखबार को लेके, तो वो आज के समय बिल्कुल प्रासंगिक है। आज के समय में बहुत ही प्रासंगिक, और जो चीजें चल रही हैं जनता सब कुछ जानती है, और ये बात हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, आप तमाम दोस्त जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार कमेंट कर रहे हैं, आप भी जानते हैं। और मज़ेदार होने वाला है चुनाव, खासकर उत्तर प्रदेश का चुनाव, ये तो तय मानिए। और उत्तर प्रदेश की आंधी में बाकी जो 4 राज्य हैं, जिसमें उत्तराखंड है, पंजाब है, गोवा है और मणिपुर है, वो किधर बह के जाने वाले हैं ये भी समझना होगा, और आने वाला वक्त बताएगा। बहुत कम समय बचा हुआ है, अब नवंबर का महीना बीत रहा है, दिसंबर और जनवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आप जान लीजिए कि चुनाव की घोषणा जरूर हो जाएगी। और अप्रैल आते आते, मार्च खत्म होते होते और अप्रैल आते आते नई सरकारें बन जाएगी इन 5 राज्यों में। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन हमारी चर्चा, हमारी और आपकी चर्चा
चलती रहेगी और हम लोग इन्हीं अलग अलग मुद्दों पे चर्चा करते रहेंगे बेबाकी के साथ। तो बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं राहुल लाल जी, प्रकाश हिंदुस्तानी जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप तीनों जुड़े और जो बेबाकी वर्ड बोल रहा हूं उस बेबाकी के साथ आप लोगों ने अपने वक्तव्यों को, अपने विचारों को रखा, इसके लिए धन्यवाद देता हूं। और बहुत कम लोग होते हैं कि अब अपने विचारों को इतना खुलकर रखते हैं और बहुत कम लोग आप जैसे लोग हैं जो इस मंच पे आते हैं और अपने विचारों को रखते हैं, इसलिए अच्छा भी लगता है। हमारे जो तमाम दोस्त साथी जो सुनते हैं, देखते हैं प्रोग्राम को, उन्हें भी अच्छा लगता है कि कहीं तो है जो किसी मंच पर तो खुल करके अपनी बातें रखी जा रही हैं। और ये हमारी आपकी बातें नहीं है, ये जनता की बात है, एक सच्चाई है जो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बाकी तो सब जानते हैं, जैसा चश्मा लगाएंगे, जिस रंग का लगाएंगे वो रंग आपको दिखने लगेगा, यह आपके ऊपर है। रंग उतारिए और सफेद और ब्लैक एंड व्हाइट में आ जाइए, सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में देखिए, जो लिखा है वही सच है और ये समझने की कोशिश कीजिए। आजकल लिखे को मिटाने की कोशिश जारी है और उससे बचिए। आजकल जैसे अभी ही मेरठ में 2 दिन पहले नाथूराम गोडसे की मूर्ति लगाई गई है, तो ये भी इस लिखे हुए सच को मिटाने की कोशिश है कि गांधी को दबाना और गोडसे को ऊपर उठाना। और उस मूर्ति का निर्माण कराया गया है मध्य प्रदेश के ग्वालियर से। तो बहुत सारी बातें होगी आगे भी। आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं एक बार फिर से कि आप लोग जुड़े और आप तमाम साथी लगातार कमेंट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, अच्छा लगता है। और विचारों के इर्द गिर्द आप रहते हैं, इसलिए भी अच्छा लगता है। असलम चिश्ती लिख रहे हैं कि सच्चाई, हकीकत और गहराई से विश्लेषण करने के लिए आपके तमाम पत्रकारों को दिल से सैल्यूट। बहुत धन्यवाद आपको असलम भाई, आप जुड़ते हैं, देखते हैं और सराहते हैं, अपने विचारों को रखते हैं। कामिल शेख हमारे साथ साइबर सिटी लिख रहे हैं कि बीजेपी में लगता है आपसी विवाद बहुत है, ऐसा लग रहा है, साइबर सिटी से लिख रहे हैं। सीमा खातून डीबी लाइव बेस्ट लिख रही हैं। सीमा जी बहुत धन्यवाद, आप जुड़ती हैं, देखती हैं। सीमा जी हैं, उर्मिला जी हैं, तमाम आप साथी आप लोग जुड़ते हैं, देखते हैं। विनी कपूर जुड़ी हुई हैं आज हमारे साथ। कमिल जीवांश शर्मा हमारे साथ में हैं। और इकबाल खान हैं जो कह रहे हैं कि लोकतंत्र में एक उंगली पर लगे स्याही की कीमत तुम क्या जानो बाबू, ये स्याही जिसके निशान पर लगा दूं, जहां का ताज उसे मिलता है, ये फैसला तो ईश्वर का फैसला होता है, फिर तू किससे डरते हो डोभाल सर, रावत सर। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। डायलॉग नुमा लिखा है इकबाल खान ने, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है इन्होंने और इस बात को समझने की जरूरत है। बबलू लिख रहे हैं, बबलू 5G वाराणसी लिख रहे हैं। उसके अलावा कमिल हैं हमारे साथ। असलम चिश्ती आग से आग बुझाने का अमल जारी है लिख रहे हैं। बहुत खूब लिख रहे हैं, लेकिन बहुत सच लिख रहे हैं आप असलम चिश्ती जी। चंदन राय हैं हमारे साथ। कमिल शेख हैं। साइबर सिटी लड़की हूं लड़ सकती हूं हिट है लिख रहे हैं। कैफ अहमद लिख रहे हैं सबसे बड़ी भूल कमल का फूल, बीजेपी हटाओ देश बचाओ। फूलचंद लिख रहे हैं डीबी लाइव बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद फूलचंद जी, आप देखें, आपने लिखा, कमेंट लिखा, बहुत खुशी हुई। बबलू लिख रहे हैं डीबी लाइव न्यूज, बहुत धन्यवाद बबलू जी आपको भी। जावेद इकबाल लिख रहे हैं इलेक्शन से पहले गोदी मीडिया अपना जोर लगा देगी बीजेपी को जीत दिलवाने के लिए, इसलिए बिवेयर ऑफ गोदी मीडिया से बचें, सावधान रहें, ये बता रहे हैं जावेद इकबाल जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। दीपक तिवारी लिख रहे हैं बीजेपी ने एक स्वच्छ भारत अभियान चलाया था और एक लोगो दिया था गांधी जी का चश्मा, जिसमें एक ओर स्वच्छ लिखा है, दूसरी ओर भारत, यानी जहां स्वच्छ दिखता है वो लिखा है, जहां भारत ही नहीं, जहां भारत वह स्वच्छ नहीं है। गांधी जी के चश्मे को स्वच्छ भारत अभियान के तहत लाकर आपने रख दिया और गांधी जी के हत्यारे को गांधी जी के सामने खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये किस भारत में है? और स्वच्छ भारत, अगर स्वच्छता ही करनी है, भारत को स्वच्छ करना है, तो सबसे पहले लोगों के अंदर जो द्वेष है, मैल है, पाप है, लोगों के अंदर जो वैर है, एक दूसरे से जो नफरत है, उसको खत्म करने की कोशिश कीजिए। वो खत्म हो तो भारत खुद ब खुद स्वच्छ हो जाए, किसी की लिंचिंग ना हो, ये करने की कोशिश कीजिए, खुद ब खुद हो जाएगा। और बहुत सही लिखा है आपने
कि स्वच्छ भारत को किस ढंग से बना दिया गया। नंदकिशोर सिरपुरकर हैं, बीजेपी और एसपी आरोप में कांग्रेस अपनी गाड़ी आगे निकाल रही है, लिख रहे हैं कि दोनों आमने सामने, लेकिन कांग्रेस अपनी गाड़ी आगे निकाल रही है। बबलू जी लिख रहे हैं वाराणसी से रिपोर्टिंग करने के लिए तैयार हैं हम सर। बबलू जी आप dblive15@gmail.com इस पर ईमेल कीजिए, dblive15@gmail.com पे अपना ईमेल भेजिए, आपसे बात करेंगे हम। कन्हैया लाल गुप्ता हमारे साथ हैं, देश से मोदी को हटाओ लिख रहे हैं। मिंटू कुमार हैं हमारे साथ, मिंटू गोंड लाइक न्यूज टू यू प्लीज हेल्प मी इंडियन टू यू लिख रहे हैं। फिर उमेश जन्नू हमारे साथ हैं जो कह रहे हैं कि नारी शक्ति जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद लिख रहे हैं। रॉकी नवाब भी हैं, सच न्यूज लिख रहे हैं। शमशुद्दीन अली जीआरएस हैं जो प्रियंका जी के आगे आने से इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी का वोट शेयर जरूर बढ़ेगा, इनका मानना है। और फिर सुभाष तिवारी जी कह रहे हैं राजीव जी आपके जितने पत्रकार रहते हैं सब बहुत अच्छे हैं, बहुत धन्यवाद सुभाष जी। सुभाष जी महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ते हैं और हमें देखते हैं, सराहते हैं, बहुत धन्यवाद सुभाष जी आपको। और साइबर सिटी भी हैं। फिर तुफैल रईन भी हमारे साथ। इकबाल खान, डीवी लाइव वो चिड़िया है जो जंगल के आग को चोंच से पानी लाकर बुझाने की प्रेरणा देती है। कोशिश जारी है भाई। आप इकबाल खान जी, आप जैसे लोग जुड़े रहेंगे तो कभी जंगल कई चिड़िया मिल करके, वो आपने सुना था ना बचपन में दूरदर्शन पे आता था, एक चिड़िया अनेक चिड़िया, तो वो एक से अनेक बन जाते हैं और एक उंगली से एक हथेली बनती है। तो ये चीजें जो हैं, एक और एक दो नहीं, एक और एक 11 बनाने और बनने की कोशिश करें, बहुत कुछ आगे होगा। इकबाल खान जुड़े हुए हैं ही। जावेद इकबाल गुड नाइट कह रहे हैं, शब्बा खैर कह रहे हैं। इब्राहिम खान भी हैं जो लिख रहे हैं गोल्ड शेगांव मूर्ति लगाने वाले के हाथ तोड़ना चाहे सब आतंकवादी हैं और आतंकवादी का साथ दे रहे हैं। हमारे गांधी गोडसे की बात कर रहे हैं, हमारे गांधी के सामने खड़ा कर रहे हैं, इनका हाथ पर पैर तोड़ रहे हैं। तो बिल्कुल गोडसे की जब बात, ये एक नफरत की राजनीति है मेरे भाई इब्राहिम खान जी, और इस नफरत की राजनीति को बढ़ाने की कोशिश हमारे और आपके आंखों पर पट्टी बस नहीं बंधी होनी चाहिए, आंखें खोलकर हम लोगों को देखना चाहिए। रॉकी नवाब लिख रहे हैं सर एक शो उस पर भी करो जो चाइना ने इंडिया में गांव बनाया है। अभी पिछले सप्ताह इसी रविवार को घूमता हुआ आईना मेरा जो प्रोग्राम हर रविवार को जाता है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिए। उसमें उस चाइना के साथ जो संबंध और बाकी है उस पर मैंने थोड़ी चर्चा उसमें की है, उसको देखिए। उसके अलावा शो जरूर करेंगे, उस पर चर्चा भी करेंगे, डिबेट भी करेंगे, लेकिन उसमें हमने उसका जिक्र जरूर किया है जो आप कह रहे हैं। तो बहुत सारे साथी, मोगल अली भी हैं, अखिलेश यादव लिख रहे हैं, सुभाष तिवारी महाराष्ट्र, सुभाष तिवारी आपके जितने ऑडिटर बहुत धन्यवाद आप सबको। शेख इकबाल भी हैं, काबिल शेख भी हैं, मोगल अली भी हैं, और असलम चिश्ती लिख रहे हैं कि भारत महंगाई के लिए विश्वगुरु बन चुका है, ये विकास न रुकेगा न थमेगा। और जय हिंद जय महाराष्ट्र लिख रहे हैं सुभाष तिवारी। बबलू जी लिख रहे हैं कि दैनिक भास्कर की रिपोर्ट, नेपाल भी कब्जा कर चुका है भारत की जमीन, ये कह रहे हैं। मुगल भी मोहन सिंह लिख रहे हैं कि बहुत अच्छा आपने जागरूक कर रहे हैं, बीजेपी को हटाना जरूरी है लिख रहे हैं मोहन सिंह। और फिर गुड नाइट लिख रहे हैं असलम चिश्ती के खान सलमान हैं, सर उत्तर प्रदेश के जंगल राज पर भी एक शो करिए। और फिर रियाजुद्दीन भी हमारे साथ में, बीजेपी के लिए बंगाल से भी खराब नतीजे आएंगे उत्तर प्रदेश के कह रहे हैं। कन्हैया लाल गुप्ता हैं, बीजेपी को वोट दो, भिखारी बाबो कह रहे हैं। फिर रफीक पूनावाला लिख रहे हैं कि जनता को, रफीक पूनावाला जी जुड़ते हैं हमारे साथ, लेकिन जब मैं कमेंट लेता हूं उस समय इनका कमेंट नहीं पढ़ पाता हूं, अभी पढ़ रहा हूं, अच्छा लग रहा है। रफीक पूनावाला लिखते हैं कि जनता को अमित शाह की बात याद रखनी चाहिए, जैसे 15 लाख जुमला था वैसे ही करोड़ों की सौगात जुमला है। आरिफ खान लिख रहे हैं, कामिल शेख भी, आरिफ खान लिख रहे हैं कि कांग्रेस सरकार बहुत जरूरी है देश में एकता और अखंडता के लिए। फिर जीवांश शर्मा, बीजेपी, जीवांश शर्मा जी का मैसेज थोड़ा ऊपर चला गया, हाँ बीजेपी हटाओ देश बचाओ कह रहे हैं। मुगल अली भी हैं, तो तुफैल रैन भी हैं, रजत भी हैं। आपका सर्वे कब आएगा? हमारा सर्वे 27 तारीख को, इसी महीने 27 तारीख जो आखिरी शनिवार नवंबर का है उस दिन आएगा।
यानी कि अब से मात्र 10 दिन बाद आएगा हमारा सर्वे। आप बिल्कुल इंतजार कीजिए। और अभी आप लोगों ने सर्वे देखा, बाकी 2 लोगों का हमारा भी सर्वे देखिएगा, उस पर काम चल रहा है। बनवारी मीना कह रहे हैं कि क्या राक्षसों के प्रदेश में एक राक्षस की मूर्ति को तोड़ा है, कितना सही है। जय भारत, जय जोहार, जय किसान, जय किसान, जय किसान, जय भीम, नमो बुद्धाय, लिख रहे हैं बनवारी मीना। और बबलू जी लिख रहे हैं कि कुछ पत्रकार कलम की जगह कमल का फूल पकड़ बैठे हैं। रजत लिख रहे हैं आपका सर्वे कब आएगा, मैंने अभी बताया 27 तारीख को, 27 नवंबर को आएगा हमारा सर्वे। फिर ऐसे ही बहुत सारे साथी हैं, पिंटू यादव भी जुड़े हुए हैं, मुगल अली भी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे साथी, नंदकिशोर सिरपुरकर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कमरे आलम भी गुड नाइट लिख रहे हैं, ओके सर लिख रहे हैं रजत जी, तो और तसब्बर अली, एकता लाओ, बीजेपी हटाओ कह रहे हैं, तोफैल रयान भी हैं। और अब मैं भी आप लोगों से, जैसे बाकी लोग गुड नाइट लिख रहे हैं, मैं भी अब आप लोगों को गुड नाइट कहना चाहूँगा। कल्पतरु कर लिख रहे हैं कि वी कांट एक्सेप्ट गोडसे इन प्लेस ऑफ गांधी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं पर्सनली और हमारा पूरा मीडिया संस्थान जो है वो भी कभी इस चीज़ को स्वीकार नहीं करेगा कि गांधी की जगह पर गोडसे की कोई तारीफ करे। तो ये तो हम बिल्कुल खुल करके बोल रहे हैं। उसैद अहमद कह रहे हैं बड़ी मेहनत से हम लोग लिखते हैं और आप उससे बाईपास कर देते हैं। राजीव जी आपसे अनुरोध है, नमस्कार उसैद अहमद जी, कई बार छूट जाते हैं आपके, वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपके कमेंट को बाईपास करें, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो हमारे साथी बैठते हैं, पैनलिस्ट बैठते हैं, और वो जब करते हैं इधर उधर थोड़ी सी चर्चा में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें तकलीफ होती है कि आप लोगों के कमेंट को हम नहीं देख पाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन इसके लिए क्षमा चाहूँगा। किरण सलमान भी हैं, सर आपको तो उत्तर प्रदेश में जो पत्रकार सर आप तो इस उत्तर प्रदेश में तो पत्रकार भी नहीं हैं, भी नहीं सिर्फ हैं। नहीं समझा किरण सलमान जी आप क्या कह रहे हैं, लेकिन जहाँ तक हमारे संस्थान के इसकी बात अगर आप कर रहे हैं कि हमारे संस्थान के पत्रकार नहीं है, तो आपको बता दूं हर जिले में, हर जनपद में हमारे पत्रकार हैं। जहां जब जरूरत होगी उन पत्रकारों को आने वाले समय में इसी लाइव कार्यक्रम में उन लोगों को आपके सामने लाऊंगा। सरफुद्दीन अंसारी कह रहे हैं पत्रकार देश की ताकत होता है। राजीव से बिल्कुल सही। बनवारी मीना 26 नवंबर को किसान आंदोलन पर चर्चा करना, बिल्कुल 26 नवंबर को करेंगे, 1 साल पूरा हो रहा है, क्यों ना करें। आरिफ खान बेरोजगारी है मुद्दा है, प्रियंका गांधी जी को बेरोजगारी पर बहुत जोरों के मुद्दे को उठाना चाहिए, और जिस विभाग से मैं जुड़ा हूं उस विभाग में बहुत जोरों में बेरोजगारी है, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम में। फिर मुगल अली सब्बा खैर लिख रहे हैं। और तो दोस्तों मुगल अली ने इतना बड़ा शब्बा खैर लिखा है कि अब मैं आप लोगों से बिल्कुल नमस्कार करता हूं और गुड नाइट कहता हूं, शुभ रात्रि कहता हूं, शब्बा खैर कहता हूं। कल शाम 7 बजे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।